हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिश्वर कड़े, योर बायोलॉजी टीचर एंड वेलकम टू द एडियोग्रोन। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल नया चैप्टर विच इज़ चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। और ये जो चैप्टर है क्लास 11th का चैप्टर है बायोलॉजी का। और ये वीडियो जो है वन शॉट वीडियो होने वाली है। दैट मीन्स एक बार में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट। हम यहाँ पे इस पूरे चैप्टर को सिर्फ सिंगल वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इत्मीनान से आप सामने बैठ जाइए और अपने साथ में नोटबुक और पेन जरूर रखिए, ताकि आप जो नोट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको कंटिन्यूसली नोट डाउन करते चले जाएं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ये वीडियो है ना, इसको आप लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए और इसके अलावा अपने उन दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए जिनको ये चैप्टर जो है उसको समझना है। तो स्टूडेंट्स, बिना कोई देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं वन शॉट वीडियो ऑफ प्लांट किंगडम। सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। यहाँ पे इस वीडियो को अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा सिलेबस पे नज़र डाल लें, है ना, कि आखिरकार सिलेबस क्या है हमारे एग्जामिनेशन का। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हमको साइलेंट फीचर्स और क्लासिफिकेशन देखना है किसका, प्लांट का, है ना। तो प्लांट जो है उसको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो उन सभी ग्रुप्स के हमको जो फीचर्स होते हैं और क्लासिफिकेशन सिस्टम्स है उसके बारे में स्टडी करना है। तो देखो बेसिकली क्या होता है, इसको एल्गी, ब्रायोफाइटा, देन टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्मी में ग्रुप किया गया है ना, मतलब इसको डिवाइड किया गया है। तो इन सभी के हमको क्या करना है, उनके साइलेंट फीचर्स देखने हैं। देन उसके अलावा इनमें क्या जो है डिफरेंस है, दैट मीन्स कि आपका क्या उसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। देन उसके अलावा उन सभी पर्टिकुलर कैटेगरी के हम एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा इंटायर सिलेबस इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे क्लासिफिकेशन सिस्टम का, है ना। तो स्टूडेंट्स, क्या हुआ कि स्टार्टिंग में बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने साइंटिफिक क्लासिफिकेशन देने की कोशिश की। तो उन्हीं सिस्टम को हम देखते हैं कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम जो थे जो स्टार्टिंग में दिए गए थे। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम की, तो हम बात करेंगे यहाँ पे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो था ये क्या था, ये इनिशियली क्या किया, साइंटिस्ट ने क्लासिफाइड करने की कोशिश की। तो ये जो पर्टिकुलर साइंटिस्ट थे वो थे कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस ने क्या किया, क्लासिफिकेशन सिस्टम देने की कोशिश की। तो यहाँ पे जैसा कि आप इनका इमेज देख सकते हैं, ये है कैरोलस लीनियस। और इनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो बेस्ड था किसके, एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर पे और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे। तो यहाँ पे एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, है ना। तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल है उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और वेजिटेटिव मतलब कि उसका जो बायोमास है ना, उसके बॉडी का पूरा जो स्ट्रक्चर है, तो बाहर से वो किस तरीके से दिखाई देता है। तो आप देखोगे प्लांट जो रहता है उसमें रूट होगा, लीफ होंगे, स्टेम होगा, डिफरेंट पार्ट होंगे। सो दिस इज़ द वेजिटेटिव पार्ट, ये उसका वेजिटेटिव पार्ट होता है। तो वेजिटेटिव पार्ट जो है वो भी यहाँ पे उसके कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड करके यहाँ पे क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया कैरोलस लीनियस ने, जिसको बोला आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देन इसके बाद अगर देखा जाए तो एक और क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारे सामने है, वो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, इसको जॉर्ज बेंथम और जे.डी. हुंकर ने इस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन को दिया। तो ये जो क्लासिफिकेशन था ये इस बात पे डिपेंडेंट था कि जो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इट वाज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज़ एमंग ऑर्गेनिज्म। दैट मीन्स ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं एक दूसरे से क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, है ना, एक दूसरे से किसी ना किसी काम के लिए कनेक्ट रहेंगे। तो उसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया, आपके जॉर्ज बेंथम ने और जे.डी. हुंकर ने, इन दोनों के बेसिस पे उन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। ओके, तो आप यहाँ पे दोनों का ही इमेज देख सकते हो। देन इसके बाद जो क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारे पास आता है वो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो था वो बेसिकली था किसके बेस पे, एवोल्यूशन के बेसिस पे, है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं कि डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, नेचर में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। तो जो नेचर में ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं और
जो पास्ट में हमारे पास ऑर्गेनिजम्स या फिर कहें कि हमारे अर्थ में जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे, उन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, और क्योंकि हम यहाँ पे उन पर्टिकुलर रिलेशनशिप्स को फाइंड आउट कर रहे हैं और कंपेयर करके, इसीलिए हम इसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक। क्या बोलते हैं इसको हम, फाइलोजेनेटिक। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में हमको यहाँ पे सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पे हम वही चीज़ क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। देन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बिलीव दैट ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग to the same taxa have common ancestors। That means कि अगर हम क्या करते हैं, अगर हम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को उनके प्रॉपर्टीज़, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जब एक ही टैक्सा में रखते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे ये भी बिलीव करते हैं कि उनके जो एंसीस्टर हैं, दैट मीन्स उनके जो पूर्वज हैं, वो क्या रहे होंगे, वो रहे होंगे कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर सिस्टम से ये मानते हैं कि अगर एक ही टैक्सा में, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे, हम पता चलता जाएगा कि टैक्सा किसको हम बोलेंगे। टैक्सोनॉमी बेसिकली हम यहाँ पे एक डिफरेंट सेक्शन स्टडी करेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे कि जो टैक्सा है, अगर एक ही टैक्सा में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हम ये भी मान के चलते हैं कि उनके एंसीस्टर कैसे रहे होंगे, सिमिलर एंसीस्टर रहे होंगे। पास्ट में उनके पूर्वज एक ही रहे होंगे और बाद में क्या हुआ, वो उनमें डिफरेंसेस क्रिएट हुए बिकॉज ऑफ नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड है जिसका हम बार बार यहाँ पे जिक्र करेंगे, विच इज़ टैक्सोनॉमी। आखिरकार ये टैक्सोनॉमी क्या होती है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी को, तो हम डिफरेंट उसको क्या कर सकते हैं, कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक है यहाँ पे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। सो बेसिकली हम क्या करते हैं कि जब हम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। तो जो कैटेगरी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, टैक्सा। क्या बोलेंगे उसको हम, टैक्सा बोलेंगे। तो यहाँ पे हम टैक्सोनॉमी को भी क्या कर सकते हैं, फर्दर डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। जैसे कि एक होता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के अंदर ही हम क्या करते हैं, सब ब्रांचिंग कर देते हैं। सो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसमें जो भी कैरेक्टर्स हमको दिखाई देते हैं उसको क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, और उन कैरेक्टर्स को हम क्या करेंगे, कुछ नंबर्स या फिर कोड असाइन कर देंगे। ठीक है, जैसे देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसका हमने देखा कि हाँ इसमें ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि रेड फ्लावर है, या फिर उसके जो लीफ हैं उसमें वेन्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। तो हमने क्या किया कि जो कैरेक्टर्स थे उसको एक कोड या फिर नंबर्स जो हैं वो हम क्या करेंगे, उसको असाइन कर देंगे, और असाइन करने के बाद उस पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को प्रोसेस करेंगे, किससे, कंप्यूटर से। तो बेसिकली न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हम कंप्यूटर्स की हेल्प लेते हैं, है ना। बट क्या करते हैं, बहुत सारे जो कैरेक्टर्स रहेंगे उसको हम क्या करेंगे, उसको सबसे पहले हम नंबर्स और कोड में कन्वर्ट करेंगे, एंड ईच कैरेक्टर इज़ गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस एंड द हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर आर कंसिडर एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे एक एडवांटेज ही बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि एक ही टाइम पे बहुत सारे कैरेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स को हम यहाँ पे कंप्यूट कर सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे पास टैक्सोनॉमी की जो टेक्निक होती है उसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी बेसिकली कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है, कैरेक्टर्स को हम कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। देन उसके बाद आता है हमारे पास साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं कि इसमें साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, है ना। साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब हुआ, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उनकी इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, है ना। साइटो दैट मीन्स यहाँ पे आप बोल सकते हो क्या, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि वहाँ पे क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। तो किसी ऑर्गेनिजम्स में क्रोमोसोम कितने नंबर में है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और वो बिहेव कैसे करता है। तो इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं, अगर हम इन इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके कैटेगरीज तैयार करते हैं, तो इस टाइप की जो टैक्सोनॉमी या फिर क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, साइटोटैक्सोनॉमी। इसी तरीके से एक और होता है कीमोटैक्सोनॉमी। तो कीमोटैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को कंसीडर करते हैं। ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए हम क्या देखेंगे कि उसके केमिकल्स का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है।
उसके बिहाफ पे हम क्या करेंगे, कैटेगरीज बनाएंगे और फिर उसमें ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करते चले जाएंगे। तो ये होगा क्या, कीमो टैक्सोनॉमी। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्लांट के फर्स्ट डिवीज़न की। तो प्लांट का जो फर्स्ट डिवीज़न है या फिर हम बोल सकते हैं कि एक कैटेगरी है, वो है क्या, एल्गी। तो एल्गी जो है वो फर्स्ट कैटेगरी है जिसमें प्लांट जो है, जिसमें प्लांट को क्या किया है, डिवाइड किया गया है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में जैसे कि बनाया गया है। हमने इससे पहले वाला चैप्टर जो है उसमें स्टडी किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, हमने यहाँ पे देखा था। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, उस चैप्टर को भी आप जो है समझिए, देन उसके बाद फिर आप इस चैप्टर को भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे कि जो एल्गी है वो सबसे पहला कैटेगरी है, ठीक है। बेसिकली ये डिवीज़न होता है प्लांट के अंदर, प्लांट किंगडम के अंदर जो डिवीज़न होगा उसमें सबसे पहला क्या है, एल्गी है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि ये क्या क्या होते हैं और कौन कौन से कैरेक्टर्स को ये लिए हुए हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ पे। जो एल्गी होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं, इनमें थैलॉइड होता है, इसके अलावा ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। जो एल्गी हैं वो कैसे हैं, ऑटोट्रॉफिक, और मोस्टली कहाँ पे मिलते हैं, ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पानी में ये रहते हैं, ठीक है। तो एक मोस्टली अधिकतर जो है एक्वेटिक है। तो यहाँ पे थायराइड मिलता है। अब ये थायराइड क्या है, बेसिकली थायराइड का मतलब है कि कोई ज़्यादा स्पेसिफिक टिश्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, है ना। क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं जो क्या कर रहे हैं, एक पूरे बॉडी, मल्टी सेलुलर बॉडी को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन नहीं है। तो अगर डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, थायराइड बोलते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक है। तो ऑर्गन्स यहाँ पे जो है वो डेवलप नहीं है, देन इसके अलावा टिश्यूज़ भी यहाँ पे डेवलप नहीं है। तो इस टाइप की जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, थायराइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये एल्गी जो है वो बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांट के। देन ये जो होंगे ये अलग अलग हैबिटेट में मिल जाएंगे, जैसे कि मॉइस्ट, स्टोन, सॉइल और वुड, यहाँ पे वो देखने को मिल जाते हैं। देन इसके अलावा कुछ कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जो एसोसिएट करते हैं किसके साथ, फंगस के साथ। तो फंजाई के साथ भी क्या करेंगे, ये बेसिकली एसोसिएट होंगे, उनके साथ रहेंगे। तो एल्गी प्लस फंजाई, जब ये दोनों आपस में एक साथ एक दूसरे की हेल्प करते हुए रहेंगे तो उसको बोलते हैं हम क्या, लाइकेन। क्या बोलते हैं उसको हम, लाइकेन बोलते हैं। और कुछ कुछ फंगस या फिर सॉरी यहाँ पे देखिए, कुछ एल्गी जो होते हैं वो बेसिकली एनिमल्स के साथ भी क्या करते हैं, यहाँ पे एसोसिएट हो जाते हैं, है ना। जैसे कि स्लॉथ बियर में हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। और जो फंजाई और एल्गी, इन दोनों का जो एसोसिएशन है वो हमको लाइकेन में देखने को मिलता है। तो लाइकेन इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें दो पर्टिकुलर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का क्या होता है, यहाँ पे एसोसिएशन हो जाता है, ठीक है। तो एक है हमारा लाइकेन और दूसरा है स्लॉथ बियर। देन अगर हम बात करें तो एल्गी जो है उसमें बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं उसके फॉर्म और साइज़ के अकॉर्डिंग। कुछ जो होते हैं वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब बहुत ही छोटे, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास जो है बेसिकली ये माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर है। ये एल्गी बेसिकली यूनिसेलुलर होते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं डायग्राम में कि कुछ इस तरीके के ये एल्गी है ना, जो कैसे होते हैं, जो बेसिकली सिंगल सेल यूनिसेलुलर होते हैं। और यहाँ पे कुछ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉलोनियल, दैट मीन्स कॉलोनी फॉर्म करके रखते हैं। अब कॉलोनी फॉर्म करने वाले जो हैं वो हैं वॉल्वॉक्स। तो आप देखोगे यहाँ पे ये वॉल्वॉक्स है। तो यहाँ पे देखो डॉटेड डॉटेड जो हैं ये बेसिकली क्या है, ये एक साथ जुड़े हुए हैं, है ना। और क्या बार क्रिएट कर लिया है, कॉलोनीज़ क्रिएट कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक ये कॉलोनी है, अब इसके अंदर कुछ और कॉलोनीज़ फॉर्म हो रही है, देखो अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, डॉटर कॉलोनीज़। तो बेसिकली क्या है, ये कुछ ऐसे भी एल्गीज़ होते हैं जो क्या करते हैं, जो कॉलोनीज़ फॉर्म करेंगे, जैसे कि एग्जांपल क्या है, वॉल्वॉक्स हैं। और कुछ कुछ जैसे होते हैं क्या, फिलामेंटस स्ट्रक्चर के। तो बॉडी कैसी होती है, फिलामेंट की तरह होती है, जैसे कि यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। तो आप देखोगे यहाँ पे दोनों, ये देखो कैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे आप देखोगे कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल फिलामेंटस है, फिलामेंट की तरह यहाँ पे दिखाई देते हैं। कुछ जो होते हैं मरीन एल्गी होते हैं, है ना। और इनकी जो बॉडी रहती है काफ़ी मैसिव प्लांट बॉडी होती है ना, एक साथ बहुत ही ज़्यादा झुंड बना के रहेंगे। अगर हम बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन की कि आखिरकार इनके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, तो स्टूडेंट्स मैं अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने जैसा कि आपको बताया, इनका प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही सिंपल है ना, क्योंकि इसमें थैलॉइड मिल रहा है ना। तो थैलॉइड बॉडी स्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन की, तो ये क्या यूज़ करते हैं, फ्रैगमेंटेशन।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है फ्रेगमेंटेशन, जिसको ये फॉलो करते हैं। ये फ्रेगमेंटेशन जो होता है, इसका मतलब होगा कि बॉडी जो होती है वो बेसिकली पहले फ्रेगमेंट में टूटती है, और जो फ्रेगमेंट रहता है वो क्या करता है, वापस से पूरी बॉडी को रिक्रिएट कर लेता है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, इस रिप्रोडक्शन के मोड में फ्रेगमेंट जो होगा टूटेगा फ्रेगमेंट्स में, और फ्रेगमेंट में टूटने के बाद फिर वापस से हर फ्रेगमेंट क्या करेगा, थैलस बना लेगा। ठीक है, तो ये एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी इसको हम बोल सकते हैं, है ना, और बहुत ही कॉमन मिलता है एल्गीज में। देन हम बात करेंगे यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को यहाँ पे मिलता है। और कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो क्या फॉर्म करते हैं, स्पोर फॉर्म करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जूस्पोर्स। क्या बोलते हैं इसको हम, जूस्पोर। तो ये जूस्पोर फॉर्म करते हैं, और ये क्या है, ये एसेक्सुअल स्पोर होते हैं बेसिकली, है ना। और यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो जूस्पोर्स होते हैं इनमें फ्लैजिला जैसा स्ट्रक्चर होता है, और फ्लैजिला होने के कारण ये क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो कि ये है स्ट्रक्चर, इसमें आप देखोगे कि ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये है फ्लैजिला। ये क्या है, फ्लैजिला है, जिसके कारण ये क्या कर सकते हैं, मूवमेंट भी इनके अंदर हो सकता है। ठीक है, तो ये मोटाइल होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ये एक ऐसा प्लांट है जो मोटाइल है, जो एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकता है। और ये जो पर्टिकुलर जूस्पोर होंगे ये क्या करेंगे, जर्मिनेट होते हैं, और जर्मिनेट होकर नया प्लांट वापस से बना लेते हैं। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें क्या होगा, गैमेट फॉर्म होंगे, और गैमेट क्या करेंगे, आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप याद रखिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा गैमेट फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये जो गैमेट्स होते हैं ये आपस में फ्यूज़ होते हैं, दैट मीन्स मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होने के बाद, है ना, इसको फ्यूज़न बोला जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। सो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर गैमेट इन्वॉल्व सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप। तो इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 3 टाइप का हो सकता है। सबसे पहला टाइप है यहाँ पे आइसोगेमस रिप्रोडक्शन, दूसरा है यहाँ पे एनाइसोगेमस रिप्रोडक्शन, और तीसरा है यहाँ पे ऊगेमस रिप्रोडक्शन। एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आइसोगेमस रिप्रोडक्शन की। अगर हम आइसोगेमस रिप्रोडक्शन की बात करें तो इस पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन में जो गैमेट होते हैं वो सिमिलर इन साइज़ में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो आइसो मतलब सेम, तो जो गैमेट फॉर्म होंगे वो साइज़ में सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। सो गैमेट में भी फ्लैजिलेटेड, कुछ ऐसे गैमेट होते हैं जो बन रहे हैं जो फ्लैजिलेटेड होते हैं, जैसे कि हमको किस में देखने को मिलेगा, क्लामाइडोमोनास में मिलेगा, और किसी में यहाँ पे नॉन फ्लैजिलेट होते हैं जो हमको स्पाइरोगायरा में देखने को मिलेगा। तो स्पाइरोगायरा में नॉन फ्लैजिलेट है। तो मैंने आपको ही बताया था कि यहाँ पे अगर फ्लैजिला मिल रहा है तो बेसिकली क्या होता है, वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मूव नहीं करेंगे। तो स्पाइरोगायरा में जो गैमेट बन रहे हैं वो मूव नहीं कर रहे हैं, जबकि क्लेमाइडोमोनास में जो गैमेट्स बन रहे हैं वो फ्लैजिलेटेड है, तो दैट मीन्स वो मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइसोगेमस रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो गैमेट होते हैं वो साइज उनका सेम रहता है, वो दोनों आपस में फ्यूज़ करते हैं, और इस टाइप के फ्यूज़न को हम क्या बोलेंगे, आइसोगेमस रिप्रोडक्शन। देन अगर हम एनाइसोगेमस रिप्रोडक्शन की बात करें तो इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें 2 गैमेट फ्यूज़ होते हैं, बट उनका साइज़ जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो ये भी हमको क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलता है। तो उनके जो गैमेट फॉर्म होंगे वो कैसे होंगे, उनके साइज़ डिफरेंट होगा, है ना, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, एनाइसोगेमस। और ऊगेमस में हम क्या कर देखते हैं कि इसमें भी फ्यूज़न होगा, बट एक क्या होगा, लार्ज होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो दूसरा गैमेट होगा वो कैसा होगा, नॉन मोटाइल, यानी कि स्टैटिक। मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो इस प्रकार के इस टाइप के रिप्रोडक्शन में फ्यूज़न बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट। मतलब जो मेल गैमेट है वो कैसा है, वो बेसिकली मोटाइल है, बट कैसा है, सेम टाइम पे साइज़ उसका छोटा है, यानी कि स्मॉल है। और दूसरा जो है फीमेल गैमेट जो लार्ज साइज़ का है, बट वो कैसा है, नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल को हम क्या बोल सकते हैं, स्टैटिक। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये फीमेल गैमेट है जो कि स्टैटिक पोजीशन में है, और ये मेल गैमेट है जो क्या कर सकता है, इसमें फ्लैजिला दिख रहा है तो मूव कर सकता है। तो इस टाइप का जो फ्यूज़न होता है, और फ्यूज़न के बाद जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऊगेमस रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सिग्निफिकेंस की, कि क्या इसका महत्व है इसका। तो देखो, अगर हम बात करते हैं एल्गी का, तो जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है अर्थ में,
ठीक है, उसका आधा किसके थ्रू होता है, एल्गी के थ्रू होता है। तो देखो यहाँ पे हमारे जीवन के लिए, हमारी लाइफ के लिए जो एल्गी है वो कितना इम्पोर्टेंट है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन है, जो एल्गी कर रहा है वो आधा कार्बन डाइऑक्साइड तो कौन कर रहा है फिक्सेशन, एल्गी कर रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं उसको हम, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता चला जाता है। इन्वायरमेंट का कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है और बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पे क्या मिलेगा, फूड और ऑक्सीजन। तो इस तरीके से यहाँ पे कितना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे एल्गी हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। देन कुछ यहाँ पे मरीन जो है, मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस हाइड्रोकोलाइड्स। यहाँ पे हम बात करते हैं कहीं मरीन पे कुछ एल्गी के ऐसे ग्रुप होते हैं जैसे कि ब्राउन और रेड एल्गी। ये क्या करते हैं, ये बेसिकली हाइड्रोकोलाइड्स बनाते हैं जैसे कि एल्जिन और कैराग्रीन। तो ये दो टाइप के यहाँ पे हाइड्रोकोलाइड्स जो हैं वो फॉर्म करते हैं। कौन, ये फॉर्म करता है ब्राउन और रेड एल्गीज। और दीज कोलाइड्स आर यूज्ड कमर्शियली। तो कमर्शियली इसका हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। देन एगार जो है वो एक कमर्शियल प्रोडक्ट है ना। इसको डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट जगहों पे लैब में हम इसको यूज़ करते हैं। एगार को डिफरेंट इसके प्रॉपर्टीज़ होती हैं, है ना। तो बेसिकली ये एक कमर्शियल प्रोडक्ट है एगार, और यहाँ पे हम माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। किसको ग्रो करने के लिए, माइक्रोब्स को। अब हमको क्या करना है, एक आर्टिफिशियल मीडियम अगर हमको बनाना है माइक्रोब्स के लिए और वहाँ पे ग्रो करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली एगार का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आइसक्रीम, जेलीज़, इनके प्रिपरेशन के लिए भी हम यहाँ पे एगार का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये किसका प्रोडक्ट है, ये एल्गी का है ना। एल्गी से हमको यहाँ पे एगार मिलता है। अगर हम बात करें स्पेसिफिक तो किससे एगार बनाते हैं, तो यहाँ पे तो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, ये पर्टिकुलर जो दो यहाँ पे एल्गी के स्पीसीज़ हैं बेसिकली, इन दोनों में क्या देखने को मिलता है, इन दोनों में हमको यहाँ पे अगार देखने को मिलता है ना। मतलब इससे हम अगार बना सकते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए आप जेलिडियम को, तो इससे बन जाता है अगार। सो सम यूनिसेलुलर एल्गी जैसे कि क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर रिच इन प्रोटीन। तो यहाँ पे अगर आप क्लोरेला को देखोगे, है ना, और इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे किसको, स्पाइरुलिना को, तो ये दोनों जो रहते हैं इनमें प्रोटीन कंटेंट बहुत अच्छा रहता है ना। तो इसमें प्रोटीन कंटेंट काफ़ी मिलता है, तो इसको एज अ फूड सप्लीमेंट्स भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये कुछ एल्गीज़ हैं जिनको फूड सप्लीमेंट्स के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एल्गी को और कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो अगर हम एल्गी के और क्लासेस देखें तो इसमें क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, इसको 3 इंपॉर्टेंट क्लासेस में डिवाइड हम कर सकते हैं। तो एक एक करके हम यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे क्लोरोफाइसी की। अगर हम क्लोरोफाइसी की बात करें तो इसको हम ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं इसके कलर के कारण। ठीक है, सो इसको हम ग्रीन एल्गी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी इनमें मिलता है ना। तो बेसिकली जो सेल होगी क्लोरोफाइसी जो एल्गी है उसके जो सेल्स होंगे उसमें क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, और उस क्लोरोप्लास्ट में क्या मिलेगा, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, जिसके कारण इसका कलर जो होता है वो क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। ठीक है, एंड ईच क्लोरोप्लास्ट कंटेन 1 और मोर स्टोरेज बॉडीज। यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें एक या एक से ज़्यादा क्या होंगे, स्टोरेज बॉडी होंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, पायरिनॉइड। क्या बोलेंगे इसको हम, पायरिनॉइड। तो पायरिनॉइड किसमें मिल रहा है यहाँ पे, बेसिकली ये जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर ही क्या मिल रहा है, पायरिनॉइड्स मिल रहा है। और उस पायरिनॉइड में स्टोर होता है स्टार्च एंड प्रोटीन, है ना। क्या क्या स्टोर होता है पायरिनॉइड्स में, पायरिनॉइड्स में स्टोर होता है स्टार्च एंड प्रोटीन। तो ये दो चीज़ें हैं जो यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। स्टार्च बेसिकली आपका क्या है, ये ग्लूकोज का फॉर्म है ना। तो ग्लूकोज के फॉर्म को क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं। और यहाँ पे ये प्रोटीन है, दोनों यहाँ पे क्या होता है, पायरिनॉइड्स में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। कुछ एल्गीज ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, फूड में भी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, है ना। तो कुछ यहाँ पे क्लोरोफाइसी के जो एल्गी हैं वो अपना फूड ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी स्टोर करते हैं।
एंड मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी हैव अ रिजिड वॉल, है ना, यहाँ पे वॉल दैट मीन्स सेल वॉल की बात हो रही है यहाँ पे। जो क्लोरोफाइसी के जो सेल्स हैं उनमें बहुत ही रिजिड वॉल मिलती है। और अगर हम बात करें इसके कंपोजिशन की तो किससे मिलकर ये इसके वॉल बनता है ना, ये ऊपर की वॉल जो रहती है सेल के ऊपर की वॉल, इसको बोलते हैं सेल वॉल। तो इसमें बेसिकली क्या क्या मिलता है, एक तो सेल्यूलोज का बना हुआ होता है ये, और दूसरा एक आउटर लेयर भी है जो किसके बने रहेगा, पेक्टोज की। तो पेक्टोज एंड सेल्यूलोज, इनकी क्या होता है, इनकी एक रिजिड वॉल हमको क्लोरोफाइसी में देखने को मिलती है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एंड चारा। तो ये डिफरेंट कुछ यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स हैं। ये देखो यहाँ पे चारा, देन यहाँ पे स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, है ना। तो ये डिफरेंट और इसके अलावा क्लेमाइडोमोनास, ये सभी जो हैं ये सभी जो हैं ग्रीन एल्गी हैं। ये सभी क्या है, ग्रीन एल्गी। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे फियोफाइसी के। तो फियोफाइसी जो है बेसिकली ब्राउन एल्गी को हम बोलते हैं, है ना। तो ब्राउन कलर का मिलता है इसलिए ब्राउन एल्गी बोलेंगे। और बेसिकली ये मरीन हैबिटेट में ये देखने को मिलता है। इनका जो बॉडी डिज़ाइन होता है वो सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म होता है ना। तो जैसे कि आप देखोगे कि एक्टोकार्पस, ठीक है, यहाँ पे अगर एक्टोकार्पस को देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रांच भी है ना। ये देखो यहाँ से गया और ये क्या हो गया, ब्रांच हो गया। तो इस तरीके से एक्टोकार्पस में हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं, मतलब ये जो ब्रांचेस हैं 100 मीटर्स तक भी हाइट इनकी जा सकती है। तो ऐसे लंबे लंबे ब्रांचेस भी हमको देखने को यहाँ पे मिलते हैं ब्राउन एल्गी में, ठीक है। इनमें अगर हम बात करें तो इनमें क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफाइलस, ये आपके यहाँ पे पिगमेंट्स यहाँ पे होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स हैं इसके अंदर क्लोरोफिल ए और सी के अलावा यहाँ पे देखोगे आप तो कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफाइलस भी इनमें हमको देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं इसके फूड स्टोरेज कैपेसिटी की, तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं, ठीक है। जैसे कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं लेमिनेरिन और मैनिटोल। तो लेमिनेरिन और मैनिटोल बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और इसी फॉर्म में जो फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी है वो फूड को स्टोर करके रखता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो सेल की, तो जो वेजिटेटिव सेल आर कवर्ड विद अ वॉल कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज। तो इसकी जो वॉल होगी, इनकी जो सेल्स हैं उनकी जो वॉल होगी वो सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई होगी, मतलब सेल्यूलोज की यहाँ पे रहेगी। एंड ऑन द आउटर साइड ऑफ द वॉल जिलेटिनियस कोट ऑफ एल्जिन इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एल्जिन जो है वहाँ पे प्रेजेंट है आउटर कोटिंग में, ठीक है। इससे पहले हमने पैक्टिन देखा था, बट यहाँ पे क्या है, एल्जिन है जो कि आउटर साइड में यहाँ पे मिल रही है, ठीक। सेल्यूलोज के अलावा यहाँ पे क्या मिल रहा है, एल्जिन मिल रहा है किसमें, ब्राउन एल्गी या फिर बोल सकते हैं फियोफाइसो में। देन द प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएट इनटू होल्ड फास्ट। देखो अगर आपके यहाँ पे प्लांट बॉडी के अंदर जाओगे तो आप देखोगे कि इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स हमको मिल रहे हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे सबसे बेस में यहाँ पे दिख रहा है क्या, होल्ड फास्ट, है ना। यहाँ भी आपको होल्ड फास्ट दिख रहा है। देन उसके ऊपर स्टाइप, और ऊपर आप देखोगे तो लीफ की जैसा स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं फ्रॉन्ड। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 बेसिक पार्ट यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि इसका जो बॉडी पार्ट होता है वो होल्ड फास्ट, देन स्टॉल कॉल्ड स्टाइप, एंड द लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन फ्रॉन्ड, इसमें हमको देखने को मिलता है। होल्ड फास्ट जो रहता है बेसिकली ये अटैच रखता है एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेटम से, ठीक है। तो जो एक सॉलिड मैटर जो रहेगा उससे वो क्या करेगा, अटैच करके उसको रखेगा ताकि वो इधर उधर मूव ना करे। कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, है ना। तो एग्जांपल्स आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो। तो यहाँ पे लेमिनेरिया, देन फ्यूकस, और इसके अलावा डिक्टायोटा और एक्टोकार्पस, इस तरीके से क्या है यहाँ पे आपको एग्जांपल्स इसमें देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे एक और एग्जांपल है यहाँ पे सार्गासम। तो ये सभी एग्जांपल्स हैं, ये सभी एग्जांपल्स हैं किसके, ब्राउन एल्गी के। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास है यहाँ पे रोडोफाइसी। रोडोफाइसी का मतलब होता है रेड एल्गी। तो देखो यहाँ पे ग्रीन एल्गी देख लिया, देन ब्राउन एल्गी देख लिया, अब हम बात करेंगे रेड एल्गी की। अगर हम रेड एल्गी की बात करें तो इसमें रेड पिगमेंट मिलता है जो कि क्या है आपका
आर फाइकोएरेथ्रिन। तो आर फाइकोएरेथ्रिन जो है बेसिकली ये प्रेजेंट होता है रेड एल्गी या फिर इसको हम बोलेंगे रोडोफाइसी में, जिसके कारण ये पूरा का पूरा जो एल्गी है ये क्या करता है, रेड रेड दिखाई देता है ना। आप यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल सभी के सभी रेड कलर से बिल्कुल जगमगा रहे हैं। तो यहाँ पे द मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ दिस क्लास आर मरीन, ये अधिकतर मेंबर जो होते हैं वो मरीन में हमको देखने को मिलते हैं। एंड सम ऑफ देम आर फाउंड इन वेल लाइटेड रीजन टू द सरफेस ऑफ वाटर, मतलब वाटर के सरफेस में भी हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली अगर वाटर सरफेस में देखने को मिलेगा तो रेड ही रेड कर देगा, ठीक है। और कुछ कुछ जो होते हैं वो ओशियन के ग्रेट डीप्थ, मतलब बहुत ही गहराई में भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जहाँ पे बहुत ही कम अमाउंट में लाइट आती है। तो बेसिकली ये सरफेस में मिलेंगे तो ज़्यादा अमाउंट में लाइट जाएगी वहाँ पे, और अगर गहराई में मिलेंगे तो वहाँ पे बहुत ही कम अमाउंट में लाइट रहेगी। तो दोनों ही जगहों पे रेड एल्गी जो है वो प्रेजेंट होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो अधिकतर रेड एल्गी होता है वो मल्टी सेलुलर थैलस से मिलकर बना होता है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है कंपेरेटिवली दूसरों के, ठीक है। तो यहाँ पे दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ फोरिडेन स्टार्च। तो यहाँ पे अगर हम रेड एल्गी की बात करते हैं तो वो किस फॉर्म में फूड को स्टोर करता है, फ्लोरिडेन स्टार्च के फॉर्म में, जो बहुत ही सिमिलर होता है किसके, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के, ठीक है। तो ग्लाइकोजन बेसिकली हमारी बॉडी में जो होता है ना, हमारी बॉडी में जो फूड है ग्लूकोज है वो स्टोर किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि उससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर किसका है, एमाइलोपेक्टिन का है ना। मतलब एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन ये दोनों के लगभग सिमिलर स्ट्रक्चर रहते हैं, और इसी के जैसा स्ट्रक्चर किसका होता है, फ्लोरिडेन स्टार्च का, जो कि स्टोरेज फॉर्म में मिलता है किसमें, रोडोफाइसी में। दैट मीन्स रेड एल्गी में हमको देखने को मिलता है। कुछ कॉमन एग्जांपल है इसमें, जैसे कि यहाँ पे ग्लाइडेरियम, देन यहाँ पे देखिए आप नेक्स्ट जो रहेगा पोरफायरा, देन यहाँ पे पॉलीसिफोनिया और ग्रेसिलेरिया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो सारे के सारे कैसे हैं, ये सारे के सारे हैं रेड एल्गी। चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा डिवीज़न देख लेते हैं, है ना, एक टेबुलर फॉर्म में। तो टेबुलर फॉर्म में आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसको कि क्या है ये। अगर हम क्लोरोफाइसी की बात करते हैं तो ये ग्रीन एल्गी बोलते हैं, आपका फ्योफाइसी को हम ब्राउन एल्गी बोलते हैं, रोडोफाइसी को हम रेड एल्गी बोलते हैं। पिगमेंट की बात करें तो यहाँ पे ए और बी क्लोरोफिल मिलता है हमको क्लोरोफाइसी में, वही फ्योफाइसी में हमको क्लोरोफिल ए सी के अलावा फ्यूकोजेंथिन देखने को मिलेगा, और इसके अलावा रोडोफाइसी में हमको ए और डी क्लोरोफिल ए डी के अलावा यहाँ पे फाइकोएरेथ्रिन देखने को मिलेगा, जिसके कारण इसका रेड कलर हो जाता है। वही अगर हम बात करें कि कौन से फॉर्म में फूड को स्टोर करता है, तो मैंने आपको बताया स्टार्च के फॉर्म में किसमें होता है, क्लोरोफाइसी में। मैनिटॉल और लेमिनेरियन जो होगा वो किसमें होगा स्टोर, फ्योफाइसी में। और यहाँ पे फ्लोरिडेन स्टार्च के फॉर्म में कहाँ पे स्टोर होगा, रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गी में। वही अगर हम इसके सेल वॉल की बात करते हैं, दैट मीन्स जो इसके ऊपर की वॉल रहती है, तो अगर ये वॉल की बात कर रहे हैं तो वॉल जो है क्लोरोफाइसी में सेलुलोज का बना होता है, वही ब्राउन एल्गी में सेलुलोज और एल्जिन का बना होता है। तो आप ये याद रखिए ब्राउन एल्गी में एल्गी में ही यहाँ पे एल्गिन मिलेगा। वही रेड एल्गी की बात करते हैं तो यहाँ पे सेलुलोज, पैक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर का बना हुआ सेल वॉल देखने को हमको मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम फ्लैजिला की बात करते हैं तो रोडोफाइसी में फ्लैजिला जो रहता है एब्सेंट रहता है, बट जिसमें प्रेजेंट होता है तो वो रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी में देखने को मिलता है। बट वहाँ पे अगर हम बात करें क्लोरोफाइसी में तो 2 से 8 फ्लैजिला देखने को मिल जाते हैं। वही आपके ब्राउन एल्गी जिसको हम फ्योफाइसी बोल रहे हैं वहाँ पे बेसिकली 2 फ्लैजिला देखने को मिलते हैं, ठीक है। देन इसके बाद अगर हैबिटेट की बात करें तो रेड एल्गी जो है वो कहाँ मिलेगा, फ्रेश वाटर, देन ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में भी देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। देन इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ब्राउन एल्गी तो फ्रेश वाटर, है ना, देन उसके अलावा ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में देखने को मिलेगा। वही अगर हम बात करते हैं क्लोरोफाइसी को तो वो भी हमको इसी पर्टिकुलर रीजन या फिर हैबिटेट में देखने को मिल जाता है। तो ये है कुछ डिवीज़न, है ना, डिवीज़न की प्रॉपर्टीज़ की जब हम इसको क्लासेस में डिवाइड करते हैं तो उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। हमारा अब एल्गी हो चुका है एंड अब हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट डिवीज़न की विच इज़ कॉल्ड ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले बॉडी डिज़ाइन की, कि आखिरकार इसका जो बॉडी होता है उसका डिज़ाइन क्या है। तो चलो देखते हैं।
तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करते हैं ब्रायोफाइट की, तो इसमें जितने भी मॉसेज हैं और लीवरवर्थ हैं इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे मॉसेज और बहुत सारे लीवरवर्थ ये जो हैं ये एक ब्रायोफाइट कैटेगरी में आएंगे, और अधिकतर ये मॉइस्ट और शेडेड एरिया में मिलते हैं, वो भी कहाँ पे, हिल्स में। तो ऊंचाई वाली जगह पे जहाँ पे मॉइस्ट होगा, थोड़ा सा मॉइस्चर होगा, देन उसके बाद जो शेडेड जगह होगी तो वहाँ पे ब्रायोफाइट्स आसानी से आपको मिल जाएंगे। अगर हम बात करते हैं ब्रायोफाइट का, तो ये सॉइल में मतलब रहते हैं और डिपेंड होते हैं वाटर पर, है ना। और वाटर पे क्या डिपेंड करेंगे, वाटर पे डिपेंड करेगा यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ग्रो तो कहाँ होंगे अच्छे तरीके से सॉइल पे, बट ये वाटर पे भी डिपेंडेंट रहेंगे फॉर द रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वहाँ पे डिपेंडेंट रहेंगे, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, प्लांट किंगडम का एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब क्या है, जो वाटर और सॉइल यानी कि लैंड दोनों में रह सकता है, उसको हम बोलते हैं एम्फीबियंस। ठीक है, तो ये जो ब्रायोफाइट्स हैं, क्योंकि ये वाटर पे भी डिपेंडेंट है और सॉइल पे भी ग्रो होते हैं, तो इस तरीके से इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम एम्फीबियन। यहाँ पे जो ब्रायोफाइट्स होगा उसमें थैलस मिलेगा और जिसमें प्लांट बॉडी की जैसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, और ये क्या बिल्कुल सीधे खड़ा एकदम क्या होगा, ग्रो होगा, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि प्रोस्टेट या फिर इरेक्ट ग्रो करेगा ये। ठीक है, देन प्लांट बॉडी इज अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम। यहाँ पे जो इसका प्लांट बॉडी है, अगर हम इसकी पूरी बॉडी की बात करें तो ये क्या होता है, ये अटैच होता है सबस्ट्रेटम से। ठीक है, और किसकी हेल्प से, ये होता है राइजोइड्स की हेल्प से, जो कि बेसिकली रूट के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इसमें राइजोइड्स मिलेंगे, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर, जिसके सबस्ट्रेटम में ये अटैच रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पे रूट जैसे स्ट्रक्चर राइजोइड्स हमको मिलेंगे। तो यहाँ पे फुनेरिया का जो एग्जांपल है उसमें आप देख सकते हो, है ना, तो यहाँ पे राइजोइड्स मिल रहे हैं। देन यहाँ पे बात करें तो इसमें ये ट्रू रूट्स नहीं होते, ठीक है, और ना ही इसमें ट्रू स्टेम होता है और ना ही लीव, है ना, बट दे मे हैव रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। तो देखो यहाँ पे लीफ के जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, देन उसके बाद फिर आपका जो रूट है उसके जैसे स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, स्टेम के जैसे स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, तो इसमें मिलते हैं, है ना, बट ये ट्रू नहीं है। देन इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है ना, प्लांट की मेन बॉडी जो होती है वो होती है क्या, गैमेटोफाइट। और क्यों यहाँ पे गैमेटोफाइट बोल रहे हैं, क्योंकि जो इसकी मेन बॉडी है जो इंडिपेंडेंट होती है वो होती है गैमेटोफाइट। ठीक है, तो गैमेटोफाइट जो होता है बेसिकली ये गैमेट प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, गैमेटोफाइट गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रायोफाइट जो रहेगा हैप्लॉइड गैमेट वहाँ पे बन जाएंगे इसके बाद इसमें। तो इस तरीके से इसको प्लांट बॉडी को हम गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। देन अब हम बात करते हैं इसके सेक्सुअल ऑर्गन्स की, कि इसमें जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से मिलेंगे। तो यहाँ पे हम मर्चेंटिया का एग्जांपल लेके यहाँ पे इसको समझेंगे कि जो सेक्स ऑर्गन्स रहते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन यहाँ पे ब्रायोफाइट से मिलेंगे, तो उसी को हम बारे में हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट डायग्राम है ये है किसका, ये है फीमेल थैलस का डायग्राम, और यहाँ पे आप देखोगे ये है मेल थैलस का डायग्राम। तो यहाँ पे सेकंड डायग्राम जो है ये मेल थैलस है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल देखते हैं कि आखिरकार ब्रायोफाइट्स में सेक्स ऑर्गन जो है किस तरीके से अरेंज रहते हैं। तो ब्रायोफाइट जो रहता है वो बेसिकली मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन गेन करता है। ठीक है, इसमें मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स रहेंगे, तो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं, इसका मतलब यहाँ पे ये होगा। तो इसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम बोलते हैं क्या, एंथ्रीडियम। तो एंथ्रीडियम जो है वो बेसिकली मेल सेक्स ऑर्गन है ना, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्कीगोनियम। तो आर्कीगोनियम जो है वो फ्लास्क का शेप होता है और क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, और जो एंथ्रीडियम होता है वो क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पे वो होगा। अगर हम बात करते हैं एंथ्रीडियम की, तो एंथ्रीडियम के अंदर बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स फॉर्म होंगे। ठीक है, जो एंथ्रीडियम है वो जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है बेसिकली, उसके अंदर क्या होगा, बाइफ्लैजिलेट, दैट मीन्स दो फ्लैजिला के साथ वो क्या करेगा, एक एंथ्रोजॉइड्स बनाएगा। एंड इन आर्कीगोनियम, और जो आर्कीगोनियम है जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसमें सिंगल एग डेवलप होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल है कि जो आपका एंथ्रीडियम है उसमें क्या बनेगा, एंथ्रोजॉइड्स, एंथ्रीडियम में बनेंगे एंथ्रोजॉइड्स, और आर्कीगोनियम में बनेंगे सिंगल एग। ओके, तो यहाँ पे
हम देख सकते हैं कि मेल सेक्स ऑर्गन में यहाँ पे क्या बन रहा है, एंथ्रोजॉइड्स बन रहा है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन में यहाँ पे सिंगल एग बन रहा है। एक मैच्योर एंथ्रोजॉइड्स जो होता है ना, यहाँ पे देखो एंथ्रोजॉइड्स बन गया। अब एंथ्रोजॉइड्स रहेगा जब मैच्योर हो जाएगा तो एंथ्रीडियम से रिलीज होगा, ठीक है, एंथ्रीडियम से क्या हो जाएगा, वो रिलीज हो जाएगा। एंड विद द हेल्प ऑफ वाटर, और वाटर की हेल्प से, मतलब वाटर की हेल्प से कहाँ तक जाएगा वो जाएगा आर्कीगोनियम तक। कहाँ तक जाएगा, आर्कीगोनियम तक वो जाएगा। देन आर्कीगोनियम में क्या होगा, जो एंथ्रोजॉइड्स है वो सिंगल एग सेल के से फ्यूज़ हो जाएगा, और फ्यूज़ होने के बाद क्या बन हो जाएगा, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फ्यूज़न। फ्यूज़न जब होगा तो क्या हो बोलेंगे इसको हम, फर्टिलाइजेशन। तो बेसिकली मेल गैमेट जो कि क्या है, एंथ्रोजॉइड्स, और फीमेल गैमेट जो कि क्या है, जो है बेसिकली सिंगल एग, वो दोनों क्या हो जाएंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे, और फ्यूज़ होने के बाद बनाएंगे जाइगोट। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, और क्या बनाया है उसने, जाइगोट बनाया। देन ये जो जाइगोट है, अब ये क्या करेगा, ये तुरंत रिडक्शन डिवीज़न को स्टार्ट नहीं करेगा, ये पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होके एक बॉडी बनाएगा, मल्टीसेलुलर बॉडी बनाएगा, और उस बॉडी को हम बोलेंगे स्पोरोफाइट। क्या बोलेंगे इसको हम, स्पोरोफाइट। ये जो स्पोरोफाइट होता है ना, ये क्या करता है, ये अटैच रहता है। द स्पोरोफाइट इज अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। किससे अटैच रहेगा ये, गैमेटोफाइट से अटैच रहेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो, जो स्पोरोफाइट होता है जो डेवलप होगा किसके बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट क्या करेगा, डिवीज़न करेगा, और डिवीज़न करके एक मल्टीसेलुलर बॉडी बनाएगा, जिसको क्या बोलेंगे हम, स्पोरोफाइट बोलेंगे। ये स्पोरोफाइट कनेक्ट रहता है, अटैच रहता है किससे, गैमेटोफाइट से। क्यों, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा। एक्चुअल में स्पोरोफाइट खुद जो है क्या नहीं बना पाएगा, आपका फूड नहीं बना पाएगा, उसको फूड के लिए किस पे निर्भर होना पड़ेगा, स्पोरोफाइट पे निर्भर, स्पोरोफाइट को गैमेटोफाइट पे निर्भर होना पड़ेगा फॉर द नरिशमेंट, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो इसका स्पोरोफाइट वाला पोर्शन होता है वो नॉन फ्री लिविंग है, मतलब वो फ्री लिविंग नहीं होता है, खुद में अपने आप में डेवलप नहीं करता, खुद भोजन नहीं बना पाएगा, वो डिपेंड होगा किस पे, गैमेटोफाइट पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखोगे कि गैमेटोफाइट जो है एक मेन बॉडी डिज़ाइन है जो इंडिपेंडेंट होता है ना, और वो बेसिकली नरिशमेंट किसको दे रहा है, स्पोरोफाइट को दे रहा है। सम स्पेशलाइज्ड सेल, अब यहाँ पे स्पोरोफाइट में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो क्या बनाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजीनस सेल। तो स्पोरोफाइट में यहाँ पे स्पोरोजीनस सेल्स होंगे जो रिडक्शन डिवीज़न करेंगे, दैट मीन्स मियोसिस करेंगे, और फिर क्या बनाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे, स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे, और फिर ये स्पोर जर्मिनेट होगा और क्या बनाएगा वापस से, गैमेटोफाइट। क्या बनाएगा ये, गैमेटोफाइट। तो हैप्लॉइड रहेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, गैमेटोफाइट का मतलब होता है गैमेट, और गैमेट हमेशा हैप्लॉइड कंडीशन में मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि स्पोरोफाइट से वापस क्या बन गया, गैमेटोफाइट बन गया। देन अब यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है ब्रायोफाइट्स के। तो अगर हम देखते हैं तो जो आपके जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, तो यहाँ पे ब्रायोफाइट्स में जैसे कि मॉस आते हैं, तो कुछ मॉसेस ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, फूड रिसोर्स, मतलब फूड के बहुत अच्छे सोर्सेस होते हैं, है ना, किसके लिए, हर्बिसियस मैमल्स, बर्ड्स और अदर एनिमल। तो यहाँ पे कुछ मैमल्स हैं, बर्ड हैं, है ना, उनके लिए ये बहुत अच्छा फूड रिसोर्स के फॉर्म में मिल जाता है, ठीक है। तो इसको खाया जा सकता है इनके थ्रू। और एक मॉस है जो कि है क्या, सेफेगनम। तो ये सेफेगनम है जो है, ये बेसिकली क्या, पीट प्रोवाइड करता है, जिसको एज अ फ्यूल हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो लिविंग मटेरियल्स होते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में भी हम इस पर्टिकुलर मटेरियल का यूज़ एज अ पैकिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें रैप करके आप क्या कर सकते हो, इन मटेरियल को लेके जा सकते हो। देन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ब्रायोफाइट का, तो इसका एक इकोलॉजिकल भी इंपॉर्टेंस है। जैसे कि मॉस जो होता है वो लाइकेन्स के साथ क्या करेगा, ज्वाइंट होता है, और ज्वाइंट होके यहाँ पे कॉलोनीज़ क्रिएट करता है पत्थरों में, दैट मीन्स रॉक्स में।
ठीक है। तो रॉक्स में ये क्या करता है, कॉलोनीज फॉर्म करता है, जिससे सॉइल इरोजन जो है वो बच सकता है ना, सॉइल इरोजन को यहाँ पे प्रिवेंट करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये इंपॉर्टेंस हमको ब्रायोफाइट को देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रायोफाइट के डिवीज़न का, फर्दर इसको क्लासीफाइड करेंगे ब्रायोफाइट को, और देखते हैं कि उसमें किस किस में ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हम लिवरवर्थ और मॉस दो पर्टिकुलर पार्ट में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, दो पर्टिकुलर ग्रुप में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे लिवरवर्थ की। अगर हम बात करते हैं लिवरवर्थ का, तो लिवरवर्थ जो होता है आपको मॉइस्ट और सेडी प्लेसेस में मिल जाएगा, है ना। तो मॉइस्ट और सेडी प्लेसेस, और जहाँ पे वाटर बॉडीज़ हैं, मर्सी ग्राउंड है, डंप सॉइल है, और ट्रीज़ के जो बार्क हैं, ऐसी जगहों पे जो लिवरवर्थ होता है वो ग्रो हो जाता है ना। और वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलॉइड होती है, और डोर्सो वेंट्रल स्ट्रक्चर होता है, मतलब आगे और पीछे दोनों तरफ यहाँ पे पार्ट होते हैं, ठीक है। डोर्सल और वेंट्रल पार्ट, यानी कि आगे और पीछे दोनों के पार्ट्स क्या होंगे, यहाँ पे रहेंगे। और ये क्या रहता है, अटैच होता है, ठीक है, किससे, सबस्ट्रेट से। और कुछ लिवर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लीफी होते हैं, लीफ जैसे स्ट्रक्चर उसमें मिलते हैं। और यहाँ पे कुछ के बहुत ही छोटे छोटे लीफ अपेंडेज होंगे, है ना, और रोज़ में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। और इसमें मतलब स्टेम लाइक स्ट्रक्चर में वो डिवाइडेड रहता है। इस तरीके से जो लिवरवर्थ का एक बेसिक स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू क्या हो सकता है, रिप्रोडक्शन हो सकता है ना। और इसके अलावा इसमें बहुत ही स्पेशल स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जैमी। तो ये जैमी जो है बेसिकली यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। देखो मर्चेंटिया में हमको यहाँ पे देखो ये मिलता है, ये बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है ना। तो यहाँ पे जैमा कप्स बन रहे हैं यहाँ पे। तो ये जैमी जो होता है बेसिकली स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि स्मॉल कप शेप में आपके थैलाई में ग्रो करेंगे। और ये जो होंगे इसको हम क्या बोलते हैं, जैमा कप बोलते हैं। ये जो जैमा कप रहते हैं ये बॉडी से डिटैच होते हैं, और उसके बाद फिर जर्मिनेट होंगे ये, और नए इंडिविजुअल को ये फॉर्म करते हैं। मतलब ये यहाँ से निकलेंगे और निकलने के बाद फिर वापस से ग्रो हो जाएंगे, ठीक है। तो जैमा कप्स का काम ये होता है। इसमें मेल और फीमेल ऑर्गन जो होते हैं वो भी रहते हैं, है ना, जिसके कारण क्या होता है, जिसके साथ क्या हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर मेल और फीमेल ऑर्गन हैं तो क्या होगा, ये मेल और फीमेल गैमेट फॉर्म करेंगे, और अगर ये फॉर्म करेंगे तो ये फ्यूज़ होके और क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मेल और फीमेल ऑर्गन की, तो वो सेम थैलाई या फिर डिफरेंट थैलाई में भी हो सकते हैं। तो मर्चेंटिया में हमको यहाँ पे अलग अलग जो थैलस हैं वो हमको दिखे रहे हैं, जिसमें एक है फीमेल थैलाई और दूसरा है मेल थैलाई। तो अगर हम इसकी बात एग्जांपल लेके चलते हैं तो यहाँ पे देखो ये ए है जो क्या है यहाँ पे, आर्किगोनियोफोर। तो आर्किगोनियोफोर बेसिकली क्या है, ये फीमेल थैलस है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और अगर हम बात करते हैं मेल थैलस की, तो ये मेल थैलस में यहाँ पे आपको मिलता है एंथ्रीडियोफोर। तो ये बेसिकली क्या है, मेल थैलस, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स मिलेंगे यहाँ पे। जो स्पेरोफाइट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू फूट, सीटा एंड कैप्सूल। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो स्पेरोफाइट जो इसका स्ट्रक्चर होता है, जो स्पेरोफाइट होगा वो बेसिकली फूट, सीटा और कैप्सूल में डिवाइडेड रहेगा। और कैप्सूल जो है उसमें क्या होगा, यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर फॉर्म होंगे, और ये हैप्लॉइड स्पोर जो रहेंगे जर्मिनेट करेंगे और वापस से गैमेटोफाइट बनाएंगे, जो कि क्या होता है, फ्री लिविंग होता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, ब्रायोफाइटा में जो गैमेटोफाइट स्टेज होती है वो फ्री लिविंग होती है ना। वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है और खुद का फूड बना सकती है, जिसके कारण वो फ्री लिविंग होते हैं। उनके ऊपर डिपेंड कौन करता है, स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है वो डिपेंड करता है गैमेटोफाइट बॉडी स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे जो गैमेट्स होते हैं वो भी पूरा एक बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हैं, और जो स्पोर्स होते हैं वो भी एक पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। और एग्जाम्पल यहाँ पे है मर्चेंटिया का। अब बात करते हैं हम यहाँ पे मॉस की। अगर हम मॉस की बात करें तो मॉस के जो लाइफ साइकिल होता है ना, तो उसकी पूरी लाइफ साइकिल में दो फेजेस हैं, एक है गैमेटोफिटिक और एक है स्पेरोफिटिक। तो बेसिकली गैमेटोफिटिक और स्पेरोफिटिक दोनों ही फेज़ जो हैं वो लिवरवर्थ में भी है, बट यहाँ पे जो गैमेटोफिटिक फेस होता है वो प्रोडोमिनेंट वन होता है, मतलब ज़्यादा ही एडवांस है। तो गैमेटोफिटिक फेज़ में दो स्टेज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे। तो मॉसेज में गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक दोनों ही यहाँ पे क्या होंगे, फेज़ होंगे। बट गैमेटोफिटिक स्टेज को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है प्रोटोनीमा और दूसरा होगा लीफी स्टेज,
है ना। तो प्रोटीनेमा और लीफी स्टेज में क्या क्या होगा, तो जो चलो देखते हैं। अगर हम प्रोटीनेमा स्टेज की बात करते हैं तो जो प्रोटीनेमा स्टेज होता है वो स्पोर से डायरेक्टली फॉर्म होता है। ठीक है, तो प्रोटीनेमा स्टेज जो है वो स्पोर से क्या बनेगा, सीधे सीधे बनेगा। और ये जो स्टेज होती है इसमें ये जो प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, क्रीपिंग, है ना, नीचे जो है वो फैला रहेगा, ग्रीन कलर का होगा, ब्रांच होगा और फिलामेंटस स्टेज होगा ये, है ना। तो फिलामेंट जो रहेगा बिल्कुल ब्रांच होते चले जाएंगे और नीचे क्रीपी यानी कि नीचे जो है वो क्या होते जाएंगे, फैलते जाएंगे। इस स्टेज को बोलते हैं हम यहाँ पे प्रोटीनेमा। देन इसके बाद सेकंड स्टेज आती है इसी की, और वो क्या है, लीफी स्टेज। लीफी स्टेज जो रहेगा वो सेकेंडरी प्रोटोनेमा भी इसको हम बोलते हैं। और इसमें क्या होगा, एक अपराइट सिलेंडर एक्सिस ग्रो करेगा जिसमें क्या रहेगा, लीव्स रहेंगे। एंड इट बियर मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजॉइड्स। और इसके अलावा इसमें एक और चीज़ डेवलप होगी और वो होगी क्या, राइजॉइड्स, जो कि सॉइल से अटैच रहेगा, है ना। तो प्लांट बॉडी को क्या करेगा, वो अटैच रखेगा सबस्ट्रेटम जैसे कि सॉइल है उससे। और यहाँ पे लीफी स्टेज में क्या होता है यहाँ पे कि लीफी स्टेज में वहाँ पे एक और चीज़ डेवलप होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स ऑर्गन। तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है बेसिकली यहाँ पे डेवलप होंगे। तो ये आपका जो है मॉस, इसमें हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो फ्यूनेरिया का यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये राइजॉइड्स बने यहाँ पे, है ना, जो सबस्ट्रेट से क्या रहेंगे, बेसिकली सॉइल से अटैच रहेंगे। तो यहाँ पे दो स्टेज देखने को हमको मिल रही है, एक गैमेटोफाइटिक स्टेज और एक है स्पेरोफाइटिक स्टेज। तो पहले गैमेटोफाइटिक स्टेज की बात करेंगे तो यहाँ पे दो पार्ट में जैसा कि डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे लीव्स जो हैं वो यहाँ पे डेवलप हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ से फिर डेवलप होता है क्या, स्पोर यानी कि स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट जो रहता है वो बेसिकली कैप्सूल सीटा में डिवाइडेड होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे लीव्स हैं, देन ये मेन एक्सिस है। उसी तरीके से अगर हम दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल, तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे पॉलीट्राइकम का। तो पॉलीट्राइकम में भी आप देखोगे यहाँ पे राइजोइड्स हैं, देन स्टेम जैसे स्ट्रक्चर है, फिर लीव्स हैं यहाँ पे, देन उसके बाद ये कैप्सूल और सीटा में डिवाइडेड है। और देन इसके बाद फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आपके स्पोर्स हैं वो यहाँ पे निकल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे इस एग्जाम्पल को भी देखिए, यहाँ पे स्फेग्नम में, तो स्फेग्नम में भी आप देखोगे कि ये ब्रांच बॉडी यहाँ पे दिख रही है हमको, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, मॉस में जो गैमेटोफाइट स्टेज है उसको फर्दर दो स्टेज में डिवाइड कर देते हैं, एक है प्रोटोनीमा और एक होता है लीफी स्टेज। तो इस तरीके से मॉस जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की, तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमको देखने को मिलता है ना। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जैसे कि फ्रेगमेंटेशन है और बडिंग, दोनों ही हमको देखने को मिलेगा। तो बड डेवलप होगा और बड फिर प्लांट बॉडी से डिटैच होके फिर अपना इंडिविजुअल पूरा बॉडी बनाएगा। फ्रेगमेंटेशन में वो टुकड़ों में डिवाइड होगा, फिर टुकड़े जो रहेंगे वो क्या करेंगे, पूरी प्लांट बॉडी को बना लेंगे। तो ये सेकेंडरी प्रोटोनेमा में हमको देखने को मिलता है, जिसमें लीव्स वगैरह डेवलप हो जाती हैं। और अगर हम बात करते हैं सेक्स ऑर्गन की, तो इसमें एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया भी मिलता है ना। तो मेल और फीमेल दोनों ही सेक्सुअल ऑर्गन इसमें मिलेंगे, जो कि लीफी शूट के एपिक्स में डेवलप होंगे। और फर्टिलाइजेशन के करने के बाद फिर क्या करेंगे, ये स्पोरोफाइट को डेवलप करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया ये दोनों डेवलप होंगे और फिर इनमें जो स्पोर्स हैं, इसमें जो गैमेट्स हैं वो क्या करेंगे, वो फ्यूज़ होंगे। और फ्यूज़ होने के बाद फिर क्या करेंगे, स्पोरोफाइट डेवलप करेंगे। स्पोरोफाइट जो रहता है वो फूट, सीटा और कैप्सूल में डिवाइडेड होता है। और स्पोरोफाइट जो रहेगा इसमें, है ना, स्पोरोफाइट इन मॉस इज़ मोर एलोबरेट देन इन लिवरवर्थ। तो लिवरवर्थ के कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं मॉसेस में, तो मॉसेस में कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे एलोबरेट कंडीशन में हमको स्पोरोफाइट मिलता है ना, थोड़ा डेवलप कंडीशन में। एंड इनसाइड द कैप्सूल डेवलपमेंट ऑफ हैप्लॉइड स्पोर टेकन प्लेस। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा कि जो स्पोरोफाइट है उसके अंदर क्या होगा, हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्म होगा। और ये हैप्लॉइड स्पोर रहेगा वो कैसा बनेगा, किस तरीके से बनेगा, मियोसिस डिवीज़न के थ्रू। तो मियोसिस डिवीज़न करके हैप्लॉइड स्पोर बनाएगा, है ना। और ये जो हैप्लॉइड बनेगा ये वापस से फिर गैमेटोफाइट को फॉर्म कर लेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, इसमें रिप्रोडक्शन देखने को हमको मिलता है। तो ये हो गया हमारा ब्रायोफाइट एंड। अब ब्रायोफाइट के बाद हम यहाँ पे बात करेंगे टेरिडोफाइट की।
अगर हम टेरिडोफाइटा की बात करते हैं तो टेरिडोफाइटा जो होता है बेसिकली ये क्या है, थोड़ा सा डेवलप है ना। तो जो टेरिडोफाइट्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, थोड़े डेवलप होंगे। इनमें क्या मिलेगा हमको, जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलेगा। तो ये जो है जाइलम और फ्लोएम, इन दोनों को कंबाइंडली फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, वेस्कुलर टिश्यू। वाटर और फूड, इन दोनों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट के अंदर ये स्पेशल वेस्कुलर टिश्यू मिलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेस्कुलर बंडल। ये वेस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जो कि हमको टेरिडोफाइट्स में बिल्कुल देखने को मिलते हैं। अगर ज़मीन में किसी प्लांट को ग्रो करना है तो उसमें जाइलम और फ्लोएम का होना ज़रूरी होता है। तो बेसिकली ये अधिकतर कूल, डंप और शेडी प्लेसेस में हमको ये दिख जाते हैं। टेरिडोफाइट्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो, इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है स्पोरोफाइट। तो ये स्पोरोफाइट जो मेन प्लांट बॉडी होगी, और ये रूट, स्टेम और लीव में डिफ्रेंशिएट होगी। तो जो स्पोरोफाइट होता है उसमें लीफ, रूट और स्टेम, ये तीनों ही चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, और बहुत ही वेल डिफ्रेंशिएट जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू हमको देखने को यहाँ पे मिलते हैं। कुछ टेरिडोफाइट जैसे कि स्लेजिनेला, इनमें क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पत्तियाँ होती हैं, है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें बहुत ही छोटे छोटे पत्तियाँ हमको दिखाई दे रही हैं। तो इसको हम बोलते हैं माइक्रोफाइलस। क्या बोलेंगे इसको हम, माइक्रोफाइलस। वही कुछ होते हैं जिनमें क्या बड़ी बड़ी पत्तियाँ देखने को मिलती हैं, जैसे कि फर्न। अगर आप ये फर्न का डायग्राम देखोगे तो इसमें देखो बड़ी बड़ी पत्तियाँ दिख रही हैं, तो इसको हम बोलते हैं मैक्रोफाइलस। तो मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि द स्पोरोफाइटिक प्लांट बियर स्पोरेंजिया। अब यहाँ पे देखो, स्पोरोफाइट जो होता है इसमें मेन प्लांट बॉडी होती है ना। तो स्पोरोफाइट जो होता है उसमें क्या होता है, स्पोरेंजिया होता है, ठीक है। और यहाँ पे टेरिडोफाइटा में जैसे कि आपका स्लेजिनेला है, इसमें अगर हम बात करते हैं, या फिर हम बात करें इक्विसेटम की, तो इक्विसेटम का यहाँ पे देखो आपको ऊपर की तरफ एक स्ट्रक्चर दिखेगा, यहाँ पे देखो, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि तो एक स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिलस। क्या बोलते हैं यहाँ पे, स्ट्रोबिलस। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये पूरी प्लांट बॉडी में ऊपर स्ट्रोबिलस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये हमको स्ट्रोबिलस देखने को मिलेगा, जो कि जिसको हम कोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे टेरिडोफाइटा में, हमको ये देखने को मिलता है। यहाँ पे स्पोरेंजिया जो होगा उसमें हैप्लॉइड स्पोर फॉर्म होंगे। स्पोरेंजिया में हैप्लॉइड स्पोर फॉर्म होंगे मियोटिक डिवीज़न के थ्रू। तो बेसिकली ये मियोसिस डिवीज़न होता है, और जो स्पोर मदर सेल्स होंगे स्पोरेंजिया के, स्पोर मदर सेल्स वो क्या करेंगे, हैप्लॉइड स्पोर को फॉर्म करेंगे। देन स्पोर जो होंगे वो जर्मिनेट होंगे, और जर्मिनेट होके क्या करेंगे, आपका गैमेटोफाइट बनाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोथैलस। तो यहाँ पे थैलॉइड गैमेटोफाइट बनाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रोथैलस बोलेंगे। देन ये जो प्रोथैलस होता है ये फ्री लिविंग होता है, और फोटोसिंथेटिक ये करता है, और इसको कूल प्लेसेस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। कूल होनी चाहिए जगह, थोड़ी ठंडी होनी चाहिए, शैडी होनी चाहिए, डंप होनी चाहिए, तभी वहाँ पे प्रोथैलस जो रहता है सही तरीके से क्या करता है, डेवलप कर पाता है, और ये फ्री लिविंग होता है, ओके। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की, तो इसके जो गैमेटोफाइट होगा इसमें एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया मिलेगा। एंथ्रीडिया जो होता है बेसिकली वो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, और जो आर्किगोनिया होता है वो बेसिकली फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। तो टेरिडोफाइटा में एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया मिलेंगे। एंथ्रीडिया में अगर हम बात करते हैं तो एंथ्रीजॉइड्स बनेंगे, और आर्किगोनिया में यहाँ पे एग बनेगा। तो क्या होगा कि एंथ्रोजॉइड्स रहेंगे वो एंथ्रीडिया में क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे आर्किगोनियम में क्या करेंगे, आर्किगोनियम तक मूव करेंगे। तो एंथ्रोजॉइड्स जो हैं वो बेसिकली आर्किगोनियम तक मूव करेंगे वाटर के थ्रू, और इसमें फिर मेल गैमेट जो है फ्यूज़ होगा एग से, और फिर फ्यूज़ होने के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, जाइगोट फॉर्म करते हैं। जाइगोट फिर डेवलप होगा, मल्टी सेलुलर बॉडी बनाएगा, और वो है क्या, स्पोरोफाइट, जो कि कैसा होगा, वेल डिफ्रेंशिएटेड होगा, है ना, अच्छा खासा डिफ्रेंशिएटेड होगा, उसमें स्टेम रहेगा, लीफ रहेगा, और ये जो होता है डोमिनेंट फेज़ होती है ना। तो टेरिडोफाइटा में जो स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट फेज़ है, जबकि इससे पहले के जो हमने अभी क्लासिफिकेशन देखे प्लांट के, तो उसमें क्या था, उसमें जो गैमेटोफाइट है वो डोमिनेंट था, बट इसमें क्या, स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है।
अधिकतर जो टेरिडोफाइट रहते हैं उसमें एक ही जैसे स्पोर्स देखने को मिलते हैं, सेम टाइप के। तो सेम काइंड के स्पोर्स अगर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं होमोस्पोरस। और किसी किसी में क्या होता है कि एक स्पोर जो रहता है लार्ज साइज़ का होता है और एक स्पोर जो रहता है वो स्मॉल साइज़ का होता है। तो अगर इस वो लार्ज साइज़ का तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्रोस्पोर, और अगर वो स्मॉल साइज़ का है तो उसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर। अगर इस टाइप के स्पोर देखने अगर होंगे तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोस्पोर। तो ये स्लेजिनेला और सेल्विनिया, इन दोनों पर्टिकुलर प्लांट में हमको ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेल्विनिया का एग्जांपल है, यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हेट्रोस्पोर है वो बनेंगे। तो हेट्रोस्पोर बेसिकली क्या होता है, स्पोर्स साइज़ में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। देन जो यहाँ पे मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर जो होंगे वो जर्मिनेट होते हैं और फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पे फॉर्म करते हैं। टेरिडोफाइट को हम फर्दर 4 क्लास यानी कि 4 क्लासेस में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक है यहाँ पे सिलोप्सिडा, देन उसके बाद है यहाँ पे लाइकोप्सिडा, देन फिर है आपका स्फेनोसीडा, और इसके अलावा है यहाँ पे टेरोप्सिडा। तो इस तरीके से 4 क्लासेस जो होंगी, 4 क्लासेस में हम क्या कर सकते हैं, इसको फर्दर क्लासीफाइड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जिम्नोस्पर्म की। तो नेक्स्ट यहाँ पे डिवीज़न में आ जाते हैं प्लांट किंगडम के, तो वो है हमारा जिम्नोस्पर्म। इससे पहले जो टेरिडोफाइट्स है वो हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिम्नोस्पर्म में देखते हैं कि कौन कौन से फीचर्स हैं। अगर जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म का यहाँ पे मतलब होगा क्या, नेकेड ओव्यूल, यानी कि ओव्यूल जो है विदाउट कवरिंग है। तो जो ओव्यूल होगा यहाँ पे, जो कि बेसिकली फीमेल ऑर्गन है, तो वो कैसा होगा, नेकेड होगा। देन द सीड विच डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑल्सो नेक्ड। तो इस तरीके से जो इस ओव्यूल से जो फाइनली फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, सीड बनेगा, वो भी कैसा रहेगा, वो भी बेसिकली नेकेड रहेगा, यानी कि ऊपर की कोई कवरिंग नहीं होगी। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म का मतलब होगा नेकेड ओव्यूल और विदाउट एनी कवरिंग, और इसमें जो सीड बनेगा वो भी नेकेड रहेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे साइकस और पाइनस का है। तो जिम्नोस्पर्म जो रहते हैं बेसिकली वो शाब और ट्री दोनों होते हैं। ट्री जो होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं यहाँ पे, और शब के फॉर्म में भी यहाँ पे जो जिम्नोस्पर्म के प्लांट हमको देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं कुछ जेनेरा, जैसे कि पाइनस की बात करते हैं, तो रूट आर एसोसिएटेड विद फंजाई। ये जो इसके जो रूट रहेंगे पाइनस के, ये फंजाई के साथ एसोसिएट कर लेंगे, एक साथ मिल के काम करेंगे और क्या बनाएंगे, माइकोराइजा। सो बेसिकली ये क्या फॉर्म करता है, माइकोराइजा फॉर्म करता है। देन यहाँ पे एक बहुत ही स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मिलता है ना, जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। और यहाँ पे मैं एग्जांपल लूँगा यहाँ पे किसका, साइकस का। तो ये जो साइकस होता है ना, इसमें बहुत ही स्पेसिफिक रूट्स मिलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरेलॉइड्स रूट्स। तो कोरेलॉइड रूट जो है वो बहुत ही स्पेशल रूट है, जो कि हमको साइकस में मिलेंगे। और ये जो रूट होते हैं ये कैसे होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया इनमें रहता है ना। तो ये एसोसिएशन है एक तरीके का। तो ये एसोसिएशन जो है जिम्नोस्पर्म प्लांट, साइकस और रूट के बीच में होता है। और ये स्पेसिफिक टाइप के रूट होते हैं जो कि क्या होते हैं, जो बेसिकली ग्राउंड के ऊपर आते हैं, है ना। तो अगेंस्ट द ग्रेविटी ये ग्रो करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोरेलॉइड रूट, जो हमको किस में मिलेगा, बेसिकली जिम्नोस्पर्म में मिलेगा, वो भी साइकस में। और यहाँ पे कुछ जेनरा जैसे कि साइकस में हम देखते हैं कि स्टेम आर अनब्रांच्ड, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे डायग्राम में, है ना। तो यहाँ पे फोटो देखिए यहाँ पे साइकस का। तो ये साइकस जो रहता है, इसमें जो स्टेम रहता है वो अनब्रांच होता है ना। जबकि जो कुछ ऐसे जिम्नोस्पर्म होते हैं जैसे कि पाइनस और केड्रस, जिसमें स्टेम जो रहता है वो कैसा होता है, ब्रांच होता है। तो आप यहाँ पे क्लियरली पिक्चर में देख सकते हो पाइनस का कि ये जो है ब्रांच है, ठीक है। तो ब्रांच रहेगा। और जो कोलेराइड्स रूट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हमको दिखाई देती हैं, है ना। ये देखो ऊपर की तरफ आ गई हैं। और इनमें क्या होगा कि साइनोबैक्टीरिया जो रहेगा वो ग्रो करेगा, और साइनोबैक्टीरिया क्या कर सकता है, नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है। देखो, द लीव्स में बी सिंपल। इसमें जो लीव्स होते हैं जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट हैं उसमें जो लीव्स होते हैं वो सिंपल और कंपाउंड दोनों टाइप के हो सकते हैं। एंड द साइकस हैज़ पिनेटली कंपाउंड्स लीव्स विच परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स।
तो यहाँ पे साइकस में आप देखोगे कि ये पिनेटली कंपाउंड्स होंगे, मतलब यहाँ पे अरेंज जो है कुछ इस तरीके से होगा इनका, इस तरीके से अरेंजमेंट यहाँ पे हमको देखने को मिलता है यहाँ पे साइकस में। और ये कुछ सालों तक क्या करते हैं, आपके परसिस्ट करेंगे, तो इसीलिए इसको क्या ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह हम यूज़ करते हैं, है ना। और कुछ कॉनिफर्स जैसे कि पाइनस और डियोदार, ये इनमें क्या होता है, निडल लाइक लीव्स होते हैं, निडल लाइक पत्तियाँ होती हैं, जिसमें क्या होगा, क्यूटिकल एंड सनकन स्टोमेटा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो कॉनिफर्स हैं इसमें कैसा मिलेगा, इसमें जो लीव्स होंगे वो निडल की तरह होंगे, है ना। और ऑल दीज फीचर हेल्प टू रिड्यूस द वाटर लेस। और यहाँ पे ये जो मॉडिफिकेशंस देखने को मिल रहे हैं हमको, मतलब जो इसमें जिस तरीके के लीव्स देखने को मिल रहे हैं, इन लीव्स से क्या होगा, जैसे सनकेन स्टोमेटा है या फिर उसमें थिक क्यूटिकल का लेयर है और उसके जो लीव्स हैं वो कैसे निडल लाइक हैं। तो ये कैसे होते हैं, ये बेसिकली आपको क्या करेंगे, वाटर को लॉस करने से बचाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके के इसमें स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें आखिरकार रिप्रोडक्शन किस तरीके का होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिम्नोस्पर्म में मिलते हैं, है ना। और ये कोन शेप स्ट्रक्चर में रहते हैं, जैसे देखो ये कोन शेप में है। तो ये बेसिकली क्या है, ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, है ना। इनमें मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या होते हैं, या तो एक ही प्लांट में अवेलेबल हो सकते हैं दोनों, और या तो फिर अलग अलग प्लांट में भी ये अवेलेबल हो सकते हैं। तो वो अलग अलग प्लांट में रहेगा तो एक मेल प्लांट बन जाएगा और एक फीमेल प्लांट बन जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जिम्नोस्पर्म में आखिरकार जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरीके से होता है। तो जो जिम्नोस्पर्म होंगे वो कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं। दैट मीन्स इनमें माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर फॉर्म होते हैं। तो माइक्रोस्पोर जो होता है वो हैप्लॉइड में होता है और हैप्लॉइड ही यहाँ पे मेगास्पोर बनता है। तो दोनों ही यहाँ पे बनते हैं। माइक्रोस्पोर जो है वो मेल है ना, मेल गैमेट को हम बोलेंगे, और मेगास्पोर जो बोलेंगे उसको किसको बोलेंगे, फीमेल को। तो ये फीमेल को बोलेंगे और एक को बोलेंगे मेल को क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर। फीमेल को क्या बोलेंगे, मेगास्पोर। और ये जहाँ पे बनता है उसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं इसको हम, स्पोरेंजिया। देन यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्पोरेंजिया आर फॉर्म्ड ऑन स्पोरोफाइलस। जो स्पोरोफाइलस होते हैं उससे क्या बनता है, स्पोरेंजिया बनता है। तो स्पोरोफाइलस जो है स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं एक एक्सिस में, जिसको क्या बोलते हैं, कोन या स्ट्रोबिली। तो यहाँ पे आप देखोगे ये रहा कोन या स्ट्रोबिली बोलते हैं। अब इन कोन में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो अरेंज्ड है। क्या अरेंज है इसमें, ये देखो ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये क्या है, ये बेसिकली हैं स्पोरोफाइलस। और स्पोरोफाइलस अरेंज होके क्या बनाते हैं, कोन बनाते हैं, जिसको हम स्ट्रोबिली बोलते हैं। और यही स्पोरोफाइलस होता है जिसमें क्या होता है, स्पोरेंजिया होता है। और इसी स्पोरेंजिया पे माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे हम स्ट्रोबिली देखें तो ये दो टाइप का होता है, एक होता है मेल स्ट्रोबिली और एक होता है फीमेल स्ट्रोबिली। इसको हम या मेल कोन या फिर फीमेल कोन भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पे आप देखोगे तो ये है मेल कोन और ये है फीमेल कोन। एक मेल कोन है और एक फीमेल कोन है। जो मेल कोन होगा इसमें क्या होगा, माइक्रोस्पोरोफाइलस, और यहाँ पे क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है। तो स्पोरोफाइलस जो होते हैं चारों तरफ जो अरेंज होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोफाइलस। और इसके अंदर क्या रहेगा, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो माइक्रोस्पोरेंजिया रहेगा भाई फीमेल कोन में, यहाँ पे मेगास्पोरोफाइलस, और उसके अंदर क्या रहेगा, मेगास्पोरेंजिया, या फिर जिसको क्या बोलते हैं, ओव्यूल भी बोलते हैं। तो मेगास्पोरेंजिया को हम यहाँ पे ओव्यूल भी बोलेंगे। तो जो मेल और फीमेल कोन होगा, है ना, वो या तो एक पेड़ में ही होंगे यानी एक ट्री में होंगे, जैसे कि पाइनस में। वही डिफरेंट ट्री में भी हो सकता है। तो अगर अलग अलग ट्री है तो हो सकता है कि उसमें एक मेल पार्ट में हो तो मेल प्लांट बन जाएगा, और अगर सिर्फ फीमेल होगा तो फीमेल प्लांट बन जाएगा। तो ये साइकस में हमको देखने को मिलता है। साइकस में मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं, और पाइनस में एक ही प्लांट में क्या होंगे, मेल और फीमेल दोनों ही कोन वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करते हैं कि आखिरकार इसके बाद क्या होगा। स्ट्रक्चर्स हमने देख लिए, ठीक। तो एक में माइक्रोस्पोरेंजिया है और एक में मेगास्पोरेंजिया है। तो यहाँ पे देखो माइक्रोस्पोर फॉर्म होते हैं, यानी कि माइक्रोस्पोर को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन। तो माइक्रोस्पोर जो है यहाँ पे फॉर्म होंगे। देखो ये कोन है, इसमें क्या बने, बहुत सारे पोलन ग्रेन। तो यहाँ पे बहुत सारे पोलन ग्रेन फॉर्म हो गए।
और ये क्या होंगे, ये रिप्रेजेंट करते हैं रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट को। क्या बोलते हैं इसको हम, गैमेटोफाइट स्टेज। तो बेसिकली यहाँ पे जो गैमेटोफाइट होती है वो बहुत ही कम होता है ना, बहुत ही कम टाइम के लिए भी होता है, और जो होगा पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट में। तो इस तरीके से जो गैमेटोफाइट होगा उसको हम रिड्यूस्ड बोलते हैं, है ना। क्योंकि टाइम के साथ जब हम देखते हैं कि जब हमने स्टार्टिंग में अभी जब वीडियो स्टार्ट किया था हमने, तो स्टार्टिंग में हम देख रहे थे कि गैमेटोफाइट स्टेज जो रहता है वो डोमिनेंट होता है, जबकि अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ही गैमेटोफाइट बहुत ही कम टाइम के लिए रहता है और गैमेट फॉर्म करता है सिर्फ। तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट आखिरकार किसको बोल रहे हैं। इसमें गैमेटोफाइटिक स्टेज जो है वो बहुत ही छोटा हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट। सो अब यहाँ पे देखो कि द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ये देखो यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसके अंदर बहुत सारे क्या बन गए, पोलन ग्रेन बन गए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फीमेल ऑर्गन की। तो फीमेल ऑर्गन जो है, ओव्यूल के अंदर क्या मिलेगा, यहाँ पे मेगा स्पोर मदर सेल रहेगा, है ना। यहाँ पे ओव्यूल की बात करते हैं तो अंदर जो है ये क्या है, यहाँ पे मेगा स्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड कंडीशन में है। अब वो डिवाइड करेंगे मेगा स्पोर मदर सेल और क्या बनाएंगे, मेगा स्पोर फॉर्म करेंगे। तो इसके अंदर क्या बन गया, मेगा स्पोर। अभी जो मेगा स्पोर रहेगा, है ना, वो क्या होगा, डेवलप होगा। देखो यहाँ पे ये फीमेल गैमेट इसके अंदर फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो मेगा स्पोर मदर सेल है वो मेगा स्पोर उसने बना लिया है। देन वन ऑफ द मेगा स्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट एंड एम्ब्रियो सैक आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन। तो वो ये पूरी तरीके से डिवाइड करेगा और डिवाइड होने के बाद क्या बना लेगा, एम्ब्रियो सैक बना लेगा। देन अब क्या होगा, फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो कहाँ पे रहेगा, मेगा स्पोरेंजियम में, ये यहीं पे रहेगा। देखो पोलन ग्रेन यहाँ से बने और जो मेगा स्पोरेंजियम जो है उसके अंदर ही फीमेल गैमेटोफाइट रहेगा। तो पोलन ग्रेन जो है यहाँ से कहाँ तक आएंगे, यहाँ से वो आएंगे कहाँ तक, मेगा स्पोरेंजियम तक आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, वो आगे की तरफ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। तो यहाँ पे बेसिकली पॉलिनेशन होगा, बाय एयर बाय वाटर जो है वो पॉलिनेशन होता है। अनलाइक ब्रायोफाइट, अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इसको थोड़ा सा हम कंपेयर करते हैं ब्रायोफाइट या फिर टेरिडोफाइट से। तो अनलाइक टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट, इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। यहाँ पे जो गैमेट फॉर्म हो रहे हैं, दैट मीन्स ये जो गैमेटोफाइट्स हैं ये इंडिपेंडेंट और फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं रखते हैं, जबकि टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट में ये रहते भी हैं। दे रिमेन विद इन स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया के ही अंदर रहते हैं। दैट मीन्स स्पोरोफाइट पर ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं, तो ये फ्री लिविंग नहीं होते, ठीक है। ये सिर्फ रिप्रोडक्शन में गैमेटोफाइट्स में क्या बनते हैं, यहाँ पे गैमेट्स फॉर्म कर देते हैं। चलो अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन बनेंगे यहाँ पे वो मूव करेंगे इस माइक्रोस्पोरेंजियम से एयर के थ्रू, और यहाँ पे वो कहाँ तक चले जाएंगे, ये मेगा स्पोरोफाइलस तक जाएंगे, है ना, और वहाँ पे ओव्यूल तक जाएंगे, और फिर वो कहाँ जाएंगे, आपके ओव्यूल तक मेल गैमेट जो है मूव करेंगे। देन पोलन ट्यूब जो रहेगा वहाँ पे फॉर्म होना स्टार्ट करेगा। पोलन ग्रेन वहाँ पे आ चुके हैं, तो अब क्या बनाएगा, पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब बनाएगा, और फिर पोलन ट्यूब से वो कहाँ तक जाएंगे, आर्किगोनिया के माउथ तक वो जाएंगे। देन उसके बाद फिर वो कहाँ पहुँच जाएगा, वो फीमेल एग तक पहुँचेगा वो, और फिर उसको क्या करेगा, फ्यूज़ करेगा उसके साथ, और फ्यूज़ करके क्या बना लेगा, जायगोट बना लेगा। तो यहाँ पे पोलन ग्रेन जो है बेसिकली कहाँ तक चलेगा, यहाँ पे ये फीमेल एम्ब्रियो सैक तक गए, और फीमेल एम्ब्रियो सैक तक जाने के बाद वहाँ पे फिर फर्टिलाइजेशन करते हैं, फ्यूज़न करते हैं, और फ्यूज़न करके क्या बना देते हैं, जायगोट बना देते हैं। ये जायगोट रहेगा वो एम्ब्रियो में डेवलप होगा, और एम्ब्रियो में डेवलप होने के बाद वो क्या होगा, आपका जो ओव्यूल रहेगा वो सीड बनाएगा। सो बेसिकली जो जायगोट है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा, और जो उसका ओव्यूल का पोर्शन रहेगा वो सीड में डेवलप होगा, और ये जो सीड बनेगा वो उसमें कोई कवरिंग नहीं रहेगी, इसीलिए तो ये जिम्नोस्पर्म है। तो जिम्नोस्पर्म की खास बात है कि इसकी जो सीड रहता है इसकी कवरिंग नहीं मिलती है ना। तो बेसिकली यहाँ पे देखो ये सीड बन गया, और ये सीड रहेगा, इसमें कोई कवरिंग नहीं होगी। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट डिवीज़न की, विच इज़ एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखिए इसको हम फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म जो रहता है उसमें एक प्रॉपर फ्लावरिंग प्लांट होता है,
है ना, प्रॉपर फ्लावर हमको देखने को मिलता है कुछ इस तरीके का। ठीक, तो ये जो होंगे ये क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म जो रहते हैं बेसिकली कहाँ पे, वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट और डिफर इन देयर साइज़, मतलब बहुत बड़ी रेंज में हमको यहाँ देखने को मिलते हैं और इनके साइज़ में भी काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम वोल्फिया की बात कर लेते हैं तो वोल्फिया जो रहता है बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ये, है ना, ये देखो बहुत ही छोटे प्लांट्स वोल्फिया। और वही अगर यूकेलिप्टस की बात करते हैं तो यूकेलिप्टस जो होता है 100 मीटर्स तक बड़े हो सकते हैं ये। तो इस तरीके से यहाँ पे यूकेलिप्टस और वोल्फिया का एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं, अलग अलग हाइटेड होंगे एंड दे आर वैल्यूएबल टू अस एंड दे आर सोर्स ऑफ फूड, देन फूडर, फ्यूल, मेडिसिन, सेवरल अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। तो ये जो एंजियोस्पर्म है इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है, हम फूड के लिए इसका यूज़ करते हैं और भी बहुत सारे वर्क हैं और कमर्शियल वर्क हैं, मेडिसिन वर्क हैं, उनके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फ्लावर इज़ अ रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की तो एंजियोस्पर्म में जो फ्लावर होता है वो बेसिकली एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, इसमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट होते हैं। तो फ्लावर में जो रहेंगे वो पॉलन ग्रेन बनते हैं और यहाँ पे ओव्यूल जो है वहाँ पे वो भी डेवलप होता है। तो ओव्यूल जो रहता है उसमें एम्ब्रियो सैक बनता है बेसिकली। तो यहाँ पे देखो ओवरी जो रहेगा वो एनक्लोज रहेगा किससे, ओव्यूल से। ओवरी जो रहेगा आपका एनक्लोज्ड किससे रहेगा, ओव्यूल से एनक्लोज्ड रहेगा। तो यहाँ पे ओव्यूल मिलेगा कहाँ पे, ओवरी के अंदर, और पॉलन ग्रेन्स मिलेंगे। फ्लावर का मैं यहाँ पे आपको पूरा डायग्राम बताऊंगा ये, है ना, तो अभी थोड़ा सा हम देखते हैं, इसके बाद फिर डायग्राम पे आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोटाइलेडॉन्स, अब यहाँ पे थोड़ा सीड की बात करते हैं, है ना। अगर आप सीड देखोगे तो सीड जो है 2 टाइप के होते हैं, है ना। तो ये जो आपको दिख रहा है ये चने का सीड है, ग्राम का सीड है, इसको तोड़ोगे तो 2 पार्ट में टूट जाएगा। तो ये 2 पार्ट जो है वो बेसिकली क्या बोलते हैं, इनको हम कोटाइलेडोन बोलते हैं। और वही अगर आप देखोगे यहाँ पे वीट, गेहूं को, तो गेहूं को आप 2 पार्ट में नहीं तोड़ सकते, ठीक है, तो इक्वल पार्ट में नहीं टूटेगा। तो ये इसमें एक ही कोटाइलेडोन होता है, तो एक में एक ही कोटाइलेडोन होता है और एक में 2 कोटाइलेडोन होते हैं। तो नंबर ऑफ कोटाइलेडोन के बिहाफ पे इनको हम डाइकोटाइलेडोन्स और मोनोकोटाइलेडोन बोलते हैं। मोनो मतलब होता है सिंगल, डाई का मतलब होता है 2। तो डाइकोटाइलेडोन और मोनोकोटाइलेडोन 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फ्लावर का, तो फ्लावर में क्या होता है, स्टेमन्स मिलते हैं हमको। जैसे देखो यहाँ पे ये है स्टेमन, ठीक है। तो स्टेमन जो होता है एंथर और फिलामेंट में डिवाइडेड होता है। तो ये मेल सेक्स ऑर्गन इसको हम बोलते हैं स्टेमन को, और इसमें एक सिलिंड्रिकल फिलामेंट और एक एंथर देखने को मिलता है। और एंथर में जो है वहाँ पे बहुत सारे पॉलन ग्रेन फॉर्म होते हैं। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो ये एंथर है यहाँ पे इसमें पॉलन ग्रेन मिलेंगे। देन जो पिस्टिल होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो यहाँ पे देखो पिस्टिल, ये पिस्टिल जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल है ना। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी मिलते हैं, ओवरी के अंदर क्या रहता है, ओव्यूल रहता है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ओवरी में क्या होगा, ओव्यूल होगा। अब यहाँ पे ये फीमेल गैमेटोफाइट मतलब एम्ब्रियो बनाता है ये, यानी कि एम्ब्रियो सैक। तो ये देखो एम्ब्रियो सैक होगा क्या कि इसके अंदर जो है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर यहाँ पे ये स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक। ये देखो एम्ब्रियो सैक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, जैसे कि पोलर न्यूक्लियाई, एग, सिनर्जिड। तो एग यहाँ पे रहेगा, है ना, इसको बोलते हैं एग एपेरेटस। एग एपेरेटस में क्या रहेगा, एग प्रेजेंट रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे 2 और सेल्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिड बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होगा। देन एम्ब्रियो सैक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एग अपरेटस होगा जिसमें 3 सेल होंगे, इसकी बात हो रही है यहाँ पे, और 3 सेल होंगे। इसके अलावा यहाँ पे एंटीपोडल रीजन होगा जैसे कि ये, और सेंट्रल में 2 न्यूक्लियस होंगे, है ना। ये देखो अगर हम एम्ब्रियो सैक की बात करते हैं तो पोलर न्यूक्लियाई होगा जिसमें 2 न्यूक्लियस होंगे। देन यहाँ पे 3 सेल्स होंगे जिसमें एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल हैं, और ऊपर जो है यहाँ पे एंटीपोडल्स क्या होंगे, यहाँ पे एंटीपोडल्स होंगे जो कि बेसिकली 3 सेल्स हैं। तो टोटल जो सेल हैं यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ऊपर के 3, ये नीचे के 3, 6, और ये दोनों एक साथ मिलेंगे तो 1 बोलेंगे इसको हम। तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल अगर हम सेल की बात करें तो 7 सेल हो जाएगा, और न्यूक्लियाई की बात करें तो 3 यहाँ और 3 यहाँ, 6 और 2 यहाँ पे, तो कितने हो जाएंगे, 6, 7, 8 न्यूक्लियाई। तो 8 न्यूक्लियाई होंगे यहाँ पे, और सेल कितने होंगे, 7 सेल। तो इस तरीके से यहाँ पे ये स्ट्रक्चर होता है। अब एंजियोस्पर्म की यहाँ पे हम बात, एंजियोस्पर्म के
जो पॉलन ग्रेन है उनके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जो एंथर है वो पहले क्या होगा, फूटेगा, है ना। ये एंथर जो है वो फूटेगा और फूट के क्या निकालेगा, पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन यहाँ से रिलीज़ होके कहाँ जाएगा, ये जाएगा स्टिग्मा में, है ना। तो स्टिग्मा कहाँ मिलता है, पिस्टल में मिलता है। देखो यहाँ पे ये स्टिग्मा है, ये किस में मिल रहा है, पिस्टल में मिल रहा है। एंथर से पॉलन ग्रेन कहाँ गए, स्टिग्मा तक गए। तो पॉलन ग्रेन यहाँ पे आए, ये टूटा और टूट के पॉलन ग्रेन यहाँ से यहाँ तक गया। तो इसका स्ट्रक्चर है, अब यहाँ देखते हैं। ये देखो, ये पॉलन ग्रेन्स आ गए। फिर पॉलन ग्रेन क्या करेगा, यहाँ से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे देखो इस प्रोसेस को, जिसमें स्टिग्मा से जो पॉलन ग्रेन है वो पिस्टल यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है वो एंथर से कहाँ तक गए, स्टिग्मा तक गए, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। और ये पॉलिनेशन होता है वो विंड के थ्रू हो सकता है या फिर किसी इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है। तो इस तरीके से क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस होती है इसकी पॉलिनेशन की। तो पॉलिनेशन के लिए यहाँ पे एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेरियस एजेंसीज। एक बार पॉलन ग्रेन जब कहाँ पहुँच जाता है, पिस्टल में पहुँच जाता है, तो फिर वो क्या बनाता है, पॉलन ट्यूब। देखो ये एक पॉलन ट्यूब बनाया, और इस पॉलन ट्यूब को बनाने के बाद जो मेल न्यूक्लियाई होता है वो फिर कहाँ पहुँच जाता है, वो पहुँच जाता है एम्ब्रियो सैक के अंदर। और एम्ब्रियो सैक में एग और पोलर न्यूक्लियाई को क्या करता है, फर्टिलाइज कर देता है। पोलर न्यूक्लियाई में फ्यूज़ होता है एक न्यूक्लियस, और एक न्यूक्लियस एग सेल में क्या होता है, फ्यूज़ होता है। तो देखो, ऑन स्टिग्मा पॉलन ग्रेन जर्मिनेट एंड लीड टू डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब। स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। देन ये जो पॉलन ट्यूब है ग्रो करेगा, है ना। और ग्रो करने के बाद कहाँ से कहाँ तक जाएगा, स्टिग्मा से फिर स्टाइल में जाएगा, स्टाइल से ओव्यूल तक जाएगा। देन फिर ये एम्ब्रियो सैक में अंदर एंटर करेगा और दो मेल गैमेट को अंदर डिस्चार्ज कर देगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पॉलन ग्रेन जो होता है, पॉलन ग्रेन के अंदर दो न्यूक्लियस हैं, है ना। ये दोनों न्यूक्लियस बेसिकली क्या करेंगे, एम्ब्रियो सैक में एंटर करेंगे। तो एक मेल गैमेट जो है एग सेल के साथ फ्यूज़ होगा और क्या बनाएगा, डिप्लॉयड जाइगोट। और जो दूसरा रहेगा वो क्या करेगा, वो जो सेंट्रल, दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका पोलर न्यूक्लियाई है ना, सेंट्रल न्यूक्लियाई जिसको बोलते हैं, सेंट्रल डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस जिसको हम बोलते हैं, उसके साथ फ्यूज़ हो जाता है। ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला है, मतलब जो एग के साथ जो फ्यूज़ हुआ है वो फ्यूज़ होके क्या बनाएगा, डिप्लॉयड जाइगोट। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिंगैमी। क्या बोलते हैं इसको, सिंगैमी। तो सिंगैमी बहुत ही सिंपल है। एग सेल से जो पॉलन ग्रेन का न्यूक्लियाई है वो क्या हो जाएगा, मेल न्यूक्लियाई, उसके साथ फ्यूज़ हो जाएगा और जाइगोट बनाएगा, डिप्लॉयड जाइगोट, उसको बोलते हैं सिंगैमी। और जो सेकेंड मेल गैमेट है वो सेंट्रल डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जब फ्यूज़ कर लेगा तो क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम क्या बोलते हैं, PEN। तो PEN बना लेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूज़न। क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूज़न। ट्रिपल फ्यूज़न इसलिए बोलते हैं क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई के पास कितने न्यूक्लियस होते हैं, 2, और मेल गैमेट क्या है, 1। तो 2 + 1 = 3। तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूज़न। एंजियोस्पर्म जो रहता है उसमें 2 जगह फर्टिलाइजेशन होता है। एक तो कहाँ होता है, पोलर न्यूक्लियाई में, और एक होता है एग सेल में। क्योंकि एग सेल की जगह पे और पोलर न्यूक्लियाई जगह पे, क्योंकि 2 बार, क्योंकि एक एक जगह पे यहाँ पे फ्यूजन क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जो रहता है एम्ब्रियो बनाता है, और PEN यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है। एंडोस्पर्म एक तरीके का फूड होता है ना। प्लांट के लिए क्या होगा, फूड होगा। यानी कि एंडोस्पर्म जो है नरिशमेंट का काम करेगा ताकि एम्ब्रियो सही तरीके से डेवलप हो सके। और फर्टिलाइजेशन के बाद सिनर्जिड एंड एंटीपोडल सेल जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, और जो ओव्यूल होगा वो सीड में, और ओवरी जो है वो फ्रूट में डेवलप होगा। तो आप इसको बिल्कुल याद रखिए, ओव्यूल से सीड डेवलप होता है और ओवरी से यहाँ पे फ्रूट डेवलप होते हैं। अब हम देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिटेल में हम स्टडी करते हैं कि लाइफ साइकिल क्या है। देखो ये प्लांट है, तो प्लांट में जो पार्ट है ये है स्टिग्मा, ये है एंथर का पार्ट, और ये है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। एंथर ने क्या बना, एंथर में यहाँ पे माइक्रोस्पोर बने, है ना, और माइक्रोस्पोर ने क्या बना दिया, पोलन ग्रेन बना दिया। पोलन ग्रेन जो रहेगा वो क्या करेगा,
पॉलिनेशन करके क्या करेगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्म करेगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो फीमेल में स्टिग्मा है ये, और स्टिग्मा में क्या बना, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल ने क्या बनाया, एम्ब्रियो सैक बनाया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग है और यहाँ पे बीच में आप देखोगे क्या है, पोलर न्यूक्लियाई है। तो पॉलन जो माइक्रोस्पोर रहेगा दैट मीन्स पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ट्यूब बना के 2 गैमेट जो रहेगा प्लांट के अंदर पहुँचाएगा। प्लांट के अंदर पहुँचने के बाद यहाँ पे 2 जगह फर्टिलाइजेशन होगा, एक तो एग में होगा और एक में पोलर न्यूक्लियाई में होगा। तो देन एग में जो होगा वो क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। जाइगोट जो है वो डेवलप होकर एम्ब्रियो बना देगा, है ना। और जो एंडोस्पर्म बनाएगा कौन, यहाँ पे सेंट्रल न्यूक्लियाई के साथ जो फ्यूज़न हुआ है वो। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखोगे तो 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये है गैमेटोफाइटिक, यानी गैमेटोफाइटिक स्टेज जो कि बहुत ही छोटा होता है, और ये है पूरा स्पोरोफाइटिक स्टेज, जिसमें क्या होता है, जो स्पोरोफाइट में जो जनरेशन होती है वो डिप्लॉयड कंडीशन में होती है, और इसमें गैमेटोफाइट में ये हैप्लॉयड कंडीशन में होती है। अब यहाँ पे हमारा एंजियोस्पर्म भी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे एक टर्मोलॉजी है प्लांट लाइफ साइकिल की, है ना, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। तो व्हाट इज़ अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन एंड व्हाट इज़ प्लांट लाइफ साइकिल, आखिर ये चीज़ क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। अगर हम बात करें प्लांट में, तो प्लांट में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों टाइप की सेल्स होती हैं, और दोनों ही क्या कर सकती हैं, माइटोसिस डिवीज़न कर सकती हैं, और एक मल्टी सेलुलर यहाँ पे थैलस का फॉर्मेशन कर सकती है ना। फिर वो क्या हो सकता है, डिफ्रेंशिएट भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों ही टाइप की सेल यहाँ पे माइटोसिस कर सकती है, जो कि ग्रोथ के लिए होती है। ये सेल डिवीज़न जो है होता है ग्रोथ के लिए होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि प्लांट के पास हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों टाइप की बॉडी बनाने की कैपेसिटी होती है। अगर हैप्लॉइड सेल है तो बॉडी क्या बनाएगा, हैप्लॉइड। तो ये दोनों टाइप की बॉडी जो है वो बना सकता है। द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूस गैमेट। जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होता है वो क्या बनाता है, गैमेट बनाता है। किसके थ्रू, माइटोसिस के थ्रू। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ माइटोसिस जो होता है ना, ये आपका इक्वेशनल डिवीज़न है ना। इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ के लिए बेसिकली होता है। तो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी क्या करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो हैप्लॉइड है, तो डायरेक्ट माइटोसिस के थ्रू ही क्या करेगा, गैमेट बना लेगा। एंड दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट द गैमेटोफाइट, और इसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जो कि कैसा होता है, जो कि डिवाइड करके जो बॉडी प्रोड्यूस करेगा उसको बोलेंगे हम डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि एक सेल ये है n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दूसरे में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दोनों फर्टिलाइज कर जाएंगे तो 2n बन जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये डिवीजन करेगा, तो ये क्या डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे और पूरी प्लांट बॉडी बना लेगा। देन हैप्लॉइड स्पोर रहेगा, वो क्या करेगा, प्रोड्यूस बाय दिस प्लांट बॉडी बाय मियोसिस। अब यहाँ पे देखो, ये जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है ये मियोसिस करेगा, और मियोसिस करके स्पोर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो वापस से अगर इसने मियोसिस कर लिया, तो क्या होगा, इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो बेसिकली हाफ हो जाएंगे, मतलब हैप्लॉइड कंडीशन में आ जाएंगे। तो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी वापस से बन जाएगा। सो ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट देयर आर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन गैमेट्स। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अल्ट्रेशन है, मतलब रिपीटेशन, मतलब एक बार हैप्लॉइड स्टेज आ रही, फिर डिप्लॉइड आ रहा, फिर हैप्लॉइड आ रहा, फिर डिप्लॉइड आ रहा। इसी लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। तो अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन अगर देखें और अगर प्लांट की लाइफ साइकिल देखें, तो हम इसको 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। प्लांट की लाइफ साइकिल को हम यहाँ पे 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। फर्स्ट यहाँ पे हम बोलेंगे हैप्लॉन्टिक, दूसरे को बोल सकते हैं डिप्लॉन्टिक, और थर्ड को बोल सकते हैं इंटरमीडिएट, यानी कि हैप्लो डिप्लॉन्टिक। तो बेसिकली 3 टाइप में हमने इसको डिवाइड किया है ना, टाइमिंग के बेसिस पे कि कौन किस में डोमिनेंट होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे हैप्लॉन्टिक का। अगर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की हम बात करें, तो इस टाइप की लाइफ साइकिल में जो स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंट ओनली बाय वंस सेल्ड जाइगोट। दैट मीन्स कि हैप्लॉन्टिक में जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होता है वो बहुत ही कम होता है ना। तो जो स्पोरोफिटिक जनरेशन रहेगी वो बहुत ही कम रहेगी,
और जो गैमेटोफिटिक जनरेशन रहेगी वो ज़्यादा बड़ी रहेगी, है ना। तो ये क्या होता है, हैप्लॉन्टिक। तो हैप्लॉन्टिक में आप देख सकते हो कि यहाँ पे n नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, तो ये काफ़ी लंबी होती है। और जो यहाँ पे सेकंड यानी कि जाइगोट रहता है वो उसमें सिंगल सेल्ड होता है, ठीक है। तो पूरी तरीके से सिंगल सेट होगा, पूरी तरीके से डिपेंडेंट होगा किसमें, गैमेटोफिटिक, यानी कि गैमेटोफाइटिक में वो ज़्यादा डिपेंड रहेगा और फ्री लिविंग जो है वो नहीं रहेगा। कौन नहीं रहेगा, जो स्पोरोफिटिक जनरेशन रहेगा वो फ्री लिविंग नहीं रहेगा, पूरी तरीके से वो डिपेंडेंट रहेगा किस पे, गैमेटोफिटिक पे, ठीक है। एंड देयर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, फ्री लिविंग स्पोरोफाइट इसमें नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि मियोसिस इन द जाइगोट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। यहाँ पे जो हैप्लॉइड स्पोर है वो कैसे बनता है, मियोसिस के थ्रू। तो देखो यहाँ पे जाइगोट बना, जाइगोट कैसा है, डिप्लॉइड, ये मियोसिस करेगा और क्या बना लेगा, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ क्या बना देगा, स्पोर बना देगा। और फिर ये आखिर बहुत लंबा चलेगा, फिर ये सिंगैमी होगी यानी फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाइगोट बनाएगा, फिर जाइगोट मियोसिस करेगा, फिर स्पोर बनाएगा। इस तरीके से चीज़ें चलती रहेगी। बट यहाँ पे जो हैप्लॉइड स्टेज है वो बहुत लंबी रहेगी, है ना, और वो रहेगी फ्री लिविंग। सो द स्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म द गैमेटोफाइट। अब ये स्पोर जो रहेगा वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होगा और पूरा गैमेटोफाइट बना लेगा, यानी पूरी प्लांट बॉडी बनाएगा। इस टाइप में क्या होता है, जो फोटोसिंथेटिक फेज सच एज प्लांट इज फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। इसमें जो गैमेटोफाइट होता है वो फ्री लिविंग होता है और जो स्पोरोफाइट होता है वो डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पे। जैसे कि वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा और क्लामाइडोमोनास, इनमें क्या होता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है, ठीक है। तो हैप्लॉन्टिक मतलब हैप्लॉइड स्टेज क्या होगा, ज़्यादा डोमिनेट करेगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सेकंड की। सेकंड है हमारा क्या सा, डिप्लॉन्टिक। तो डिप्लॉन्टिक में क्या होगा कि जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट रहेगा वो ज़्यादा डोमिनेंट होगा इसमें। ये देखो, तो यहाँ पे डिप्लॉन्टिक मतलब स्पोरोफाइट, 2n स्पोरोफाइट ज़्यादा डेवलप होगा यहाँ पे। डॉट मीन्स आपका डोमिनेंट होगा, ये फोटोसिंथेसिस कर पाएगा और इंडिपेंडेंट रहेगा प्लांट में। ये गैमेटोफाइट जो रहेगा रिप्रेजेंट बाय द सिंगल और अ फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। और अगर हम बात करते हैं गैमेटोफाइटिक स्टेज का, तो ये एक सिंगल सेल के फॉर्म में रहेगा सिर्फ। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो कि बहुत ही एडवांस प्लांट होते हैं, इनमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इंटरमीडिएट की। तो इंटरमीडिएट में क्या होता है, हाफ हाफ होता है ना। तो इसमें क्या रहेगा, जो स्पोरोफाइटिक रहेगा और गैमेटोफाइटिक, दोनों स्टेज इक्वल अमाउंट में रहेंगे, है ना, बराबर बराबर। तो इंटरमीडिएट लाइफ साइकिल में क्या होगा, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट मल्टीसेलुलर आर ऑफन फ्री लिविंग, दोनों ही फ्री लिविंग हो सकते हैं, है ना। वो भी अपनी लाइफ आराम से फ्री लिविंग तरीके से सस्टेन कर सकता है और गैमेटोफाइट भी कर सकता है, दोनों मल्टी सेलुलर होंगे, ठीक है। तो इसमें द डोमिनेंट फेज इज इंडिपेंडेंट हैप्लॉइड गैमेटोफाइट विच अल्टरनेट विच शॉर्ट लिव्ड मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट टोटली और लिव्ड मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट टोटली और पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। तो इस तरीके से यहाँ से हम देख सकते हैं कि दोनों क्या फ्री लिविंग भी हो सकते हैं हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में। जैसे कि टेरिडोफाइट में ये हमको देखने को मिलता है, डोमिनेंट फेज इज डिप्लॉइड स्पोरोफाइट रिप्रेजेंटेड बाय द इंडिपेंडेंट वेस्कुलर बॉडी एंड विच अल्टरनेट विद द मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग एंड आर्टोट्रॉफिक शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। तो दोनों टाइप में जो रहेगा आपका इंटरमीडिएट में जो रहेगा हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, दोनों ही फेज़ यहाँ पे क्या हो सकते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं। बट यहाँ पे टेरिडोफाइट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे डिप्लॉइड स्पेरोफाइट जो रहता है वो डोमिनेंट होता है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 टाइप के लाइफ साइकिल हमको प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।